अभी हम शुरू कर रहे तो मैंने जो सवेरे सबको विनती करी थी कि पूरा मन चित्त शांत करके समझना, तो आपको कर रहे उसलिए धन्यवाद। और इस सत्र में विशेष, क्योंकि आधा अधूरा करने से कुछ भी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो मेरी विनती है, बड़ा मत करिए एक साथ में, लेकिन छोटा लेकिन सटीक करना है। तो आज जो भी मैं बोलने जा रहा हूं कि जो आपने खेत में मिट्टी देखी, जो परिणाम देखा, वो किस वजह से मिल रहा है और क्या प्रक्रिया कृषि की चल रही। तो गौ माता और कृषि दोनों अलग अलग किए ना, तब से दोनों लॉस में गए हैं। खाली गौशाला करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खेती नहीं करेंगे तो। खाली खेती करेंगे, गाय आपके पास नहीं, तो भी फेल हो जाएंगे। तो गौ माता और धरती माता का एक दूसरे का पूरक का संबंध हजारों साल से रहा है, और किसान का भी। तो ये दोनों संगम होगा तभी आप सफल बनेंगे। इसीलिए गाय का गोबर हमने मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, दूध बाई प्रोडक्ट बनाया। खाली दूध के ऊपर आप करने जाएंगे तो दूध ऊंचा नीचा होगा, आपकी माता के ऊपर नजर ऊंची नीची होगी। तो मेरी विनती है कि सही विज्ञान समझ के दूध को बाई प्रोडक्ट और गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बना के दूध से भी ज्यादा आर्थिक व्यवस्था कैसे हो सकती है, और संग संग आपका दूध का भी काम होना चाहिए, ये अच्छा संवर्धन भी होना चाहिए। तो सब चीज का संगम आपके वहां पे होगा, तभी आप श्रेष्ठ परिणाम ले पाएंगे। देखिए हमारी गौशाला है, तो गौशाला में इसलिए कुछ चीजें शायद खेती के साथ साथ में बीच में आएगी, ताकि आपके साथ ये ज्ञान जाना चाहिए हर जगह पे, आप दूसरे को भी सिखाना जो यहाँ से सीखे हैं। जैसे ये गौशाला है और ये गुरुकुल है, हम अभी यहाँ पे बैठे हुए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो ये गौशाला में दक्षिण से, ये दक्षिण दिशा है, यहाँ उत्तर दिशा है। तो 8 महीना हवा दक्षिण से आती है उत्तर। तो हमने कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। देखिए उत्तर से दक्षिण जो 8 महीना हवा बारिश की और गर्मी की सीजन की वहां से आती है, उत्तर से दक्षिण 4 महीना चलती है। तो यहाँ पे हमने गोडाउन और ऑफिस यहाँ पे बनाए, तो डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी। तो डायरेक्ट ठंड की हवा नहीं लगी, वो सहन कर पाएगी। सूर्योदय यहां से होगा तो अंदर तक किरणें लग जाएगी, सूर्यास्त यहां से होगा तो यहां तक किरणें लग जाएगी, तो एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा, सूखा रहेगा, तो अपने आप रोग कम रहेंगे। अगर यही डिजाइन ऐसे होती अगर, तो पूरा दिन अंदर नमी बनी रहती, सूर्य प्रकाश नहीं जाता। सूर्य प्रकाश से बड़ा कोई एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल कोई भी चीज नहीं है, तो बीमारी का घर बन जाती काफी चीजें। तो इसके लिए अलग से कोई खर्चा नहीं करना है, खाली आपको डिजाइन कौन सी दिशा में, हमारे कुछ अनुभव है शायद आपको काम में लगेगा, ठीक है ना। तो एंटीबैक्टीरियल रहा तो अपने आप रोग दूर रहेंगे, खर्चा कम होगा, डॉक्टरी खर्चा कम होगा, गाय माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से जाए तो गोडाउन यहाँ नहीं होना चाहिए, दक्षिण में होना चाहिए, है ना। अगर मैंने दक्षिण में गोडाउन रख दिया तो 8 महीना काम की हवा रुक जाएगी, तो गौ माता को दिक्कत हो जाएगी। तो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, आपका घर का कितना भी बिगड़ेल वास्तु हो, गौ माता खड़ी हो गई अपने आप ठीक होता है। तो इसके बीच में कोई चीज नहीं लाना। तो गाय का सुखाकारी हमारा प्राधान्य रहना है, और बिना कारण के कोई बोले कि ये घर का कोना ये है, तोड़ दो फोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। सीता अशोक लगा दो, वास्तुशास्त्र न्यूट्रल हो जाएगा। गौ माता का कार्य कर लो, वास्तुशास्त्र न्यूट्रल हो जाएगा। तो भले उसके पीछे विज्ञान है, घर बनाते हो तब आप पालन करने का प्रयत्न करो, लेकिन बन चुका है, उसको किसी की बात में आकर के आप बड़ा मन में बोझ लेके घूमेंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, ये नहीं करना। उसके काफी समाधान भी दिए हुए। तो बिना कारण के अपने कर्म पे ध्यान देना, कर्म प्रधान, और उसके धर्म आचरण में करेंगे तो हो जाएगा। तो इस प्रकार की डिजाइन से 200 से ज्यादा गौशालाएं बनी है। जिनको भी बनानी तो हमारे पास 10 मिनट का काम है, कभी भी आकर के इसका आप ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि गौ माता यहाँ खुली, यहाँ पे खाना भरा रखा हुआ है। तो गौ माता अच्छे से खाना खा लेती है, वो डिसाइड कर देती है कि खाना भरा था फिर भी गौ माता आराम कर रही थी, बैठी थी, घूमती थी। तो बहुत वो कभी ओवर ईटिंग नहीं करती। तो देशी गौ माता बहुत प्रक्रिया सहज है। तो वो दोपहर के बाद के सत्र में मैं ज्यादा डिटेलिंग में लूंगा। लेकिन ये हमारी कुछ गौ माताएं हैं, उसको ये गौ माता का 18वां बच्चे के समय इस ये स्ट्रक्चर है। और अभी एक गौ माता यहाँ पे मैं दिखाना भूल गया, 18 बच्चा दे चुकी, 19वां पेट में, अभी भी वो परफॉर्मेंस पे है। भारत में 5 बच्चे की एवरेज है अभी। तो अभी इस उम्र में वो कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो बस वही है, भोजन से लेकर सारी प्रक्रिया, सेवा। ये हमारे कुछ विशिष्ट नंदी देव है, और ये 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है। आप साइज देखो जरा, है ना। अभी ये क्यों हो रहा है, हम 2 आंचल उसका दे रहे। आजादी के पहले पूरे भारत में यही प्रक्रिया थी, आधा हमारा आधे उसके बच्चे का। अब हम बाद में शोषण में चले जाएंगे ना, तो कुदरत भी हमारी तरफ
नाराज हो जाएगी, तो सबको लगेगा कि नुकसान जाएगा, तो नहीं, नुकसान नहीं जाता है बंधु। यहाँ पे जैसे ये दूध इतना पीता, इसकी साइज इतनी बढ़ जाती है। जनरली पहला ब्याह कब आता है गांव में? 4 साल, 3.5 4 साल में पहला डिलीवरी करती कोई भी गाय। हमारे यहाँ पे इतनी साइज जल्दी बढ़ती है कि 2 से 2.25 साल में पहली डिलीवरी हो जाती है। जो उसने दूध पिया 2 साल पहले आकर के दूध देना शुरू कर दिया, कोई लॉस गया क्या? और जब ये दूध पीता है तब यहाँ से प्यार से, मतलब एक ऑक्सीडेशन नेचुरल रिलीज होता है, तो दूध प्यार से छोड़ती है गौ माता, पासती है प्यार से, तो लैक्टेशन पीरियड लंबा हो जाता है, प्यार से दूध छोड़ती तो प्रसाद स्वरूप भी हो जाता है और दिक्कतें भी कम रहती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप गाय दोहते हैं तो उससे पहले जब भी मुंह बच्चा यहाँ लगाता है, वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जो बाहर इंजेक्शन लेके दूध लेते हैं ना, वो बिल्कुल खराब चीज है। हार्मोन इनबैलेंस हो गए काफी युवाओं के उसके कारण। लेकिन यहाँ से कुदरती स्वरूप में जो ऑक्सीडेशन रिलीज होता है, बहुत अच्छे से काम होता है। दूसरा, जैसे कोई मनुष्य के अंदर कोई माँ बहन अपने बेटे को 6 महीने के बाद दूध पिलाना बंद करेंगे तो सूख जाएगा, लंबा रखेंगे तो लंबा चालू रहेगा। सेम वे इसके अंदर है, इसके हार्मोन इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये प्यार से, प्यार वाला संबंध है। उसके बच्चों को दूध से दूर मत करिएगा, नहीं तो हमें दोष लगेगा। तो कैसे भी करके जिन आदिवासी बंधुओं ने 2 आंचल पिलाना चालू किया, उनके घर पे 6 महीने में बरकत आ गई, प्रसाद के स्वरूप में पूरी प्रक्रिया हो जाती है ना। फिर दूसरा क्या करना है, जैसे ही आप दोहना शुरू करेंगे, उससे पहले जब यहाँ पे मुंह लगाए उसके 45 सेकंड के बाद दोहना शुरू करना है, 1 मिनट के बाद, और उसके तभी एकदम प्रॉपर वो फुल पिक पे होगा। फिर 5 मिनट के अंदर धो लेना चाहिए। अगर टाइम लग गया उससे ज्यादा तो फिर ऑक्सीडेशन यहाँ से कम हो जाएगा, तो अपने आप दूध ऊपर कम हो जाएगा। ऐसी ही प्रक्रिया दूसरी है कि अगर आपने आजू बाजू गुस्सा किया, कुछ ऐसा वातावरण किया, डंडा लेके खड़े हो गए, कोई अनजाना व्यक्ति आ गया, तो यहाँ पे इससे एड्रेनल नाम का रसायन छूटता है, दूध ऊपर चढ़ा देगी। तो 20 लीटर वाली गाय खाली 200 ग्राम दूध देकर के ऊपर चढ़ा सकती है। देशी गाय का ये क्षमता है। और एक टाइम नहीं, 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, कितना भी। किसी का बच्चा नहीं है, देखो गाय का बच्चा चला जाता है तो पूरा का पूरा सूख जाता है ना। कोई कोई गाय नहीं देगी दूध, तुरंत 15 महीने में सूख जाता है। तो वो क्षमता है, तो उसके साथ प्यार वाला संबंध रखना है गौ माता और धरती माता के संग, तो अपने आप बरस पड़ेगी। तो हर एक पीछे, उसके पीछे का विज्ञान को भी हमें समझना होगा। ये देख सकते हैं कि ये 9 महीने का दूध, जो भीमसेन आपने देखा ना लास्ट में, ये भीमसेन उसकी माता का ये 18वां बच्चा है। और भीमसेन दूध पी रहा है 8.5-9 महीने का था, तब उसकी माँ की सामने हाइट देखिए जरा। ये मैं चाहता हूं कि हर किसान के घर पे हो। ये खुश ना, तो अपने आप बरस पड़ते ईश्वर, देवी देवता सब बरस पड़ते, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अपन इस प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे होगा। यहाँ पे बच्चे हर रोज यज्ञ वगैरह करते। ये घास चारा मैंने बताया बाहर, ऐसे ही जो पानी भरता है ना, वहां पे नेपियर और जवारी नहीं होगी, तो वहां पे आपका ये पैरा वाली वैरायटी हमने पीछे लगाई हुई है, तो 3 फीट पानी भरेगा ना, उसके ऊपर 3 फीट चला जाएगा। और भी बहुत प्रोडक्शन तो एकदम हैवी, ये लगाने के बाद 100 साल भी नहीं जाता है। देसी वैरायटी है। तो आपके विस्तार के हिसाब से हम लोग ने चारे की अलग अलग प्रक्रिया, जिंजुआ है, नेपियर है, पैरा है, तो 125 घासों पे R&D किया है। वो दोपहर के बाद के सत्र में डिटेलिंग करेंगे। ये नीम है, जैसे सहजना मैंने बताया, वहां पे कैसे उपयोग करना, जो प्रक्रिया ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेंट्रेट फीड का खर्चा कम करना है तो सहजना हर रोज जोड़ना ही जोड़ना है। अर्जुन के पत्ते खिलाएंगे तो कैल्शियम वगैरह नेचुरली उपलब्ध हो जाएगा। अभी कुछ किसानों के परिणाम के डेटा समझ के हम मूल प्रक्रिया पे आएंगे। जैसे हमने बाहर गन्ना देखा, मैंने बताया था कि कोई कोई जगह पे 5 साल से उसी गन्ना उसी बीज से उगा रहे हैं। उसमें से एक किसान ये है, कर्नाटक से सुनील जी। उनके गन्ना की आप हाइट देखिए कितनी है। और ये बंधु भारत में एवरेज 30 टन गन्ना प्रति एकड़ आ रहा है। इनका एवरेज कंटिन्यू कई साल से 110 टन गन्ना प्रति एकड़ आ रहा है। अभी इस किसान को जमीन बेचनी पड़ेगी क्या, है ना। पूरा परिवार साथ में मेहनत करता है। शहर से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था उसके गांव में, उसके घर में उन्होंने तैयार कर दी है। ये ताकत है भारत की। और राजीव दीक्षित जी उनके घर पे रुकते थे, मैं भी रुक के आया हूँ, और बड़े दिल से वो प्रक्रिया करते हैं और बड़े भाव से वो कन्नड़ में सब जगह पे शिविर लेते। 15 से ज्यादा फसलों में वो काम कर रहे और लोगों को कन्नड़ में सिखा रहे। इसी प्रकार हमारे ये मोरबी साइड में कुछ, मोरबी नहीं, जेतपुर के नजदीक ये किसान है, उनका गन्ना भी आप देख सकते हैं। ये हमारे सूरत के नजदीक एक बंधु है,
सूरत में एवरेज 30 टन आ रहा है गन्ना। तो हमारी पिछली शिविर में ये बंधु मिले थे हमको, वनमाली काका, आदिवासी बंधु से वो रिलेट करते हैं। तो उन्होंने बोला सबके बीच में कि 30 टन सबकी यहाँ पे एवरेज है, मेरा 78 टन पहली सीजन में निकला गन्ना उनका। और शुगर मिल का अधिकारी खड़ा हुआ, बोले इनका शुगर कंटेंट 10 जनरल आता है, इनका 14.5-15% आया। और उनकी जो प्रक्रिया है उतनी अच्छी हो गई कि 5.5 से 6 लाख का गुड़ निकाला इस आदिवासी बंधु ने, प्रॉफिट। अभी वो 3 गाय और पिंजरा पोल से गोबर के लिए लेकर के आ गए, दूध के लिए नहीं। तो ये आदिवासी बंधु को 5.5 लाख रुपया पर एकड़ का प्रॉफिट हुआ, वो गाय और जमीन बेचेंगे क्या? अच्छा मुझे बताइए कि इनको कोई 5.5-6 लाख का पैकेज शहर में देंगे क्या? है ना, इनके पास 3 एकड़ भूमि है, 5 एकड़ भूमि है, 20-25 लाख रुपया वो कमा रहा है, उसका बेटा युवा, उसको शहर में ये कोई पैकेज देगा क्या? तो मेरी विनती है कि ये इनके साथ दूसरे और 2-3 आदिवासी बंधु, उनके बच्चे अभी शहर नहीं जाना चाहते, उन्होंने मेहनत चालू कर दी, शहर जाके पूरा जिंदगी यस बॉस करना है किसी को, है ना, परिवार जमीन सब टूट जाता है, जमीन बिक जाती है, गाय बिक जाती है। तो वो शहर में नहीं जाना चाहते, स्वाभिमान से खेती आधारित पे वो जीना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया में आप जुड़ सकते हैं। ये अमरीश जी पाटिल है कर्नाटक से, अनार की खेती। दाड़िम के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड भारत में लगता है, उसमें से एक फसल है दाड़िम, अनार। तो अनार के अंदर पर एकड़ का खाली पेस्टिसाइड का खर्चा किसान मित्रों 1.5 लाख से ज्यादा का है। 21 प्रकार के पेस्टिसाइड लगते हैं। दाड़िम और अंगूर ये दोनों सबसे श्रेष्ठ फल बोले आयुर्वेद में, दोनों में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड लगता है। ये किसान 7 साल से कंटिन्यू दाड़िम अनार का खेती कर रहे हैं और उनका पहली सीजन का ये फल है। अभी तो इसके दाढ़ी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चुकी है, पुराना फोटो ही मैं हमेशा दिखाता हूं। और ये उनके अनार देखिए, कहीं कमी दिख रही है आपको? और 7 साल की उनकी एवरेज है प्रॉफिट की पर एकड़ की 6.5 लाख खर्चा निकाल के। अभी ये किसान और जमीन भाड़े पे लेने लगे और गाय के प्रति इतना भाव जग चुका कि उनके आजू बाजू के मित्रों ने जमा होकर के और 200 गाय रास्ते पे छोड़ी हुई गाय गोबर के लिए लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। 15 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे, घर पे अच्छा व्यवस्था होगी, उनका युवा बेटा अभी शहर नहीं जाना चाहता है। तो यही प्रक्रिया के संग आप भी जुड़ सकते हैं। ये हमारे माननीय निवृत्ति पाटिल जी है, कृषि वैज्ञानिक है, हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट है। इन्होंने प्रयोग किया और हल्दी में देखिए पहली सीजन में ही उन्होंने किसान उनके घर पे वहां पे प्रयोग करवाया खेत में। तो 2 प्रयोग अलग अलग थे, गौकृपा वाला अलग और रसायन वाला अलग। रसायन के अंदर 800 ग्राम से 850 ग्राम का एक पौधे से निकला उसकी गांठे, और गौकृपा डाला पहली सीजन के अंदर ही 1 किलो 900 ग्राम निकला सीधा। और कर्क्यूमिन मैन एंटी कैंसरस कंपाउंड होता है हल्दी के अंदर, वो उनके अंदर जनरली इस वैरायटी के अंदर निकलता है, वो 3 से 3.5 आता है। मैक्सिमम बेस्ट प्रोटोकॉल पे 4 तक जा सकता है। इनका चला गया सीधा 5.56 प्लस। तो क्वालिटी और क्वांटिटी पहली सीजन में ही आ गई उनकी। तो ये बंधु ने अभी कई हजार किसानों के घर पे जिंदगी बदल दी है। तो इस प्रकार की हल्दी की जो खेती करते हैं उसके अंदर बड़ा मुनाफा करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे से प्रॉफिट करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि 2-3 फसलों को जोड़ के करना, तो आपकी आर्थिक व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा आत्महत्या होती उस क्षेत्र के किसान है, उनका पपीते की साइज देख सकते हैं, सीधा डबल से ट्रिपल उत्पादन ले रहे प्रति एकड़ का। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने उगाया था, गए साल का फोटो है। ये ब्रोकली ओपन फील्ड में, कॉलीफ्लावर ओपन फील्ड में, जमीन पे ये सारा पत्तों का हेल्थ वगैरह देख सकते हैं। पालक के पत्तों का साइज देख सकते हैं, हमारे बच्चों ने उगाया था। जो पालक मैंने बताई ना वो इस लेवल की, इससे भी बड़ी होगी, 2-2 फीट की पालक होती है ये वैरायटी। और ये ग्रीन हाउस में भी करना मुश्किल है। ये ओपन फील्ड में गुरुकुल के बच्चों ने केमिकल से डबल से ट्रिपल, बच्चे और यहाँ के सहयोगी दोनों ने मिलकर अच्छे से प्रयोग किया और स्वाद भी बदल चुका था। और ये सारी फसलें ऐसी है, ये हर 3 दिन में सब लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं, हर 3 दिन पे। बैंगन की खेती गुजरात में सबसे ज्यादा जहां होती है और सब्जी की खेती 2 जगह पे होती है, उस घरों में अभी सबसे ज्यादा कैंसर है। एक ही गांव में 350 कैंसर के पेशेंट है। क्यों किसान मित्रों? क्योंकि आप जब पेस्टिसाइड्स डालेंगे, दवाई डालेंगे, तो शहर वालों को बाद में हानि करेगा। पहले आपके नाक के ब्रेन बैरियर से पास होकर के पहले आपको कैंसर की असर आ जाएगी।
तो मेरी विनती है आपकी और आपकी अगली पीढ़ी को भी बचाने के लिए आप कैसे भी करके इसके प्रयोग करिए। मैं नहीं बोल रहा एक रात में आप बदल जाओ, पहले प्रयोग करिए कि लग रहा है ठीक, फिर आप पूरा स्विच ओवर हो जाइए। तो ये बैंगन जो वैरायटी के अंदर वहां पे पेस्टिसाइड डलता था, वही वैरायटी गए साल हमने करी थी, तो केमिकल से लगभग 2.5 से 3 गुना उत्पादन हमारे गुरुकुल और सब लोग ने मिलकर लिया था। तो सब कुछ संभव है, कोई चीज मुश्किल नहीं है, खाली अभिगम बदल के हमको नई प्रक्रिया में जुड़ना है बस। ये लेट्यूस वगैरह उगाया था बच्चों ने, ये हमारे देवेश भाई है, यहाँ आनंद से बहुत नजदीक है, आनंद में ही है, किसान है, युवा किसान है। तो 200 ग्राम की आलू की वेराइटी, लोकल वेराइटी, वो एक्सपोर्ट के लिए वो उपयोग करते हैं उगाना। तो वो गौ कृपा अमृतम का उपयोग किए तो 800 ग्राम के करीब करीब आलू चले गए, और उनका 10% फसल 1 किलो प्लस वाला था, एक एक आलू 1-1 किलो का। तो इतने सुंदर परिणाम मिले। और यही देवेश भाई का केला, उनका एक वीडियो भी है। मेरा नाम देवेश पटेल है और मैं गुजरात आनंद डिस्ट्रिक्ट बोरियावी गांव से हूं। सत्व ऑर्गेनिक एक खुद का मेरा इनिशिएटिव है। दूसरा द वन गुजरात ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका मैं स्टेट लेवल का एक एफपीओ, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, और इस एफपीओ का काम ज्यादातर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का मार्केटिंग का रहता है। OFAI ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल लेवल पर किसानों की एक एक्सटेंशन एक्टिविटी की बड़ी संस्था है, जिसमें मैनेजिंग कमेटी हूँ। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट गोपका, जहां पर एडवाइजरी गवर्निंग बॉडी में हम अपनी सेवाएं लेते हैं। और किसान को अगर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंजिंग पार्ट आता है या केमिकल फार्मिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ये जो गौ कृपा अमृतम है ना, वो ब्रिज है कि हम अगर सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं तो गौ कृपा अमृतम यूज करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। इस केले का खेत जो आप देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मिनिमम में बात करूं, मिनिमम तो ये 35-37 केजी की है, जो किसान 25-30 केजी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ 35-37 केजी से तो लूम यहाँ शुरू होती है, और मैंने एवरेजली जो 2-3 लूम काटी थी ना, उसका हमें 45 केजी मिला है। मुझे पता है कि मेरे खेत में इससे भी ज्यादा लूम का प्रोडक्शन आया। ये एवरेज G9 वैरायटी केले की 21 किलो की एवरेज रहती है पूरे गुजरात और भारत भर में। इनके यहाँ पे 45 केजी की एवरेज आई है। पिछले समय में ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे उनका सम्मान किया कि केमिकल से, और 7 लाख से ज्यादा पर एकड़ का इनका प्रॉफिट है। शुरुआत में 1 एकड़ में मैंने अपना ऑर्गेनिक गोबर इनपुट मैनेजमेंट में मैंने 25 ट्रॉली यूज किया था, जो मेरे हर साल का इनपुट मैनेजमेंट है। और करीबन 4 से 5 बार गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया। 25 टन गोबर प्रति एकड़, हमारे 2 प्रोटोकॉल है, 5 टन, 10 टन और 25 टन प्रति एकड़। अगर हमने ज्यादा गोबर डाला, ज्यादा मुनाफा हुआ। अगर 7 लाख का केला निकला तो 20,000 का गोबर खरीदना महंगा है क्या? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? केमिकल कंपनी वालों को पेट भर के हम पैसा देकर के आ जाते हैं, उसकी जगह पे हम गोबर कर ली नहीं कर सकते क्या? तो बिल्कुल गाय को जोड़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा सारा चीज। वो 6+ करक्यूमिन्स है। और आलू की बात करूं मैं, तो मैं एक बात यहां पर बहुत क्लियर स्टेटमेंट देना चाहूंगा, मैंने हंसते हंसते नुकसान किया है। गलत मतलब मत समझिए, मेरे खेतों में आलू की साइज बहुत बड़ी हो चुकी थी। नुकसान मतलब मुझे वो प्रोडक्शन मिला है कि यार इस आलू को खरीदेगा कौन। कभी सोचते नहीं, ज्यादातर किसान प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आलू की साइज जो होती है ना, वो 35 mm से 45 mm होता है तो किसान खुश हो जाता है। यहाँ हमारे पास 60 mm से ज्यादा और 7 इंच 8 इंच 9 इंच जैसा बड़े बड़े आलू होते हैं, और करीबन 20% प्रोडक्शन मेरे खेत में इस तरह का है। तो आई एम वरी अबाउट कि यार गौ कृपा अमृतम का बैक्टीरिया का ये आलू का रिजल्ट है। और ऐसा नहीं कि एक बार, ये हर बार होता है। मेरे खेत है, उसमें जो हमारा इनपुट मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा मेरी, अगर मैं ओपन मोनोपोली कहूँ तो वो मेरा है कंपोस्ट खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम इकट्ठा करते हैं, उसको कंपोस्ट करते हैं। और हमारे खेत में प्लांटेशन से पहले कंपोस्ट खाद जो बोला ना, तो कंपोस्ट मतलब कच्चा खाद कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, कभी भी कच्चा खाद डाला तो नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ये कंपोस्ट किया और बैक्टीरिया डाला तो अपने आप सारी प्रक्रिया होगी। ये नीलकंठ भगत जी है, एक ही साल में पहली सीजन में ही उनका 75% कार्बन का रेशियो बढ़ गया।
और उसी प्रकार उनके अलग अलग मिट्टी के परीक्षण में पाया गया, और 15 से ज्यादा फसल में काम कर रहे हैं और लोगों को सिखाते हैं। उनकी आप फसलें और पत्ते और हेल्थ देख सकती है, बहुत सारी जटिल फसलें हैं और बड़ी सरलता से वो स्वामी जी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। जिनको पिछले साल पूरे भारत का नंबर 1 धरती मित्र अवार्ड मिला, ये पिछले 7 सालों से ये प्रक्रिया कर रहे हैं और कई अवार्ड इनको प्राप्त है। आइए समझते कि गौ कृपामृतम है क्या, और ये सरल 5 चरणों में कृषि कैसे करना है। और पहला चरण है, ये गौ कृपामृतम है क्या। तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, पांचों को पंचगव्य कहते, एक साथ में मिलते तब। तो पंचगव्य को महाऔषधि बोला है, महाप्रसाद बोला है हमारे शास्त्रों में। तो उसके साथ 21 औषधि मिला के गुड बैक्टीरिया जीवाणु को आइसोलेट किया हमने। ये 110 प्रकार की जीवाणु की कॉलोनी इस बॉटल के अंदर आपको मिलेगी, और इसको हमने नाम दिया गौ कृपा। गाय की कृपा है इसलिए गौ कृपा अमृतम हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके हमने मेटाजेनोमिक्स कराए, डीएनए आरएनए टेस्ट करवाए, एक एक बैक्टीरिया का जीवन चक्र, क्या पूरा डिटेलिंग, कोई भी चीज हवा में बातें नहीं है। तो एक एक चीज का अभ्यास करके ये बॉटल आपको जाते समय मिलेगी। इसके ऊपर छेद रहेगा, इसके अंदर हवा का आना जाना होना चाहिए। इसके अंदर एरोबिक और अनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया की कॉलोनी रहती है। तो अनएरोबिक के नाम पे अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर एरोबिक और अनएरोबिक दोनों कॉलोनी अपने आप रहेगी। तो पहला चरण है कि ये आपके घर पे मल्टीपल कैसे होगा, कैसे आपके घर पे करना है। तो ये गौ कृपामृतम आपको 200 लीटर पानी के ड्रम में डाल देना है। ड्रम साफ सफा होना चाहिए, अंदर कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, अंदर कोई तेल का पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो ड्रम साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर 1 लीटर गौ कृपामृतम डाल देना है। उसके अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है और 2 किलो गुड़ का पानी बना के डालना है, बस खत्म। 1 हफ्ते नहीं, 1 का 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते वापिस 10 लीटर हो गया, वापिस पानी डालो, वापिस गुड़ और छाछ डालो, वापिस 200। मैंने आपको दिया, आपने 1 लीटर से 200 बनाया और आपको उसमें से 1 लीटर दिया। आपने भी घर पे जाके सेम प्रोसेस किया, आपके घर पे भी 200। तो सरल भाषा में बोलूं तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? मेड़वण को खराब था कोई दिया खुटे बेनाच करे, ये भी आप प्रक्रिया से ऐसा एक प्रक्रिया है। जामन हो गया तो आपके घर पे बनेगा। तो सबसे बड़ा डर लगता है कि खराब होगा क्या। नहीं किसान मित्रों, इसको हफ्ते के बाद उपयोग करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, ये खराब नहीं होता है। आपकी अनुकूलता से आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसको प्रश्नोत्तरी साथ में बाद में साथ में रखे चलेगा, तो आप नोट करते जाना। तो इसको आपकी अनुकूलता से उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डर लगता है साइंटिफिक जगत में कि भाई ये कंटामिनेशन हो जाएगा। तो हमने 3-3 साल किसानों के खेत में रखवा के वापिस मंगवा के एनएबीएल एग्रीगेटेड लैबों में मेटाजेनोमिक्स करवाए इसके। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात निकली कि 1% से ज्यादा पैथोजन अंदर बढ़ते ही नहीं है, 1% से ज्यादा शत्रु जीवाणु बढ़ते ही नहीं है। इसके अंदर 99% मित्र जीवाणु की कॉलोनी बन रही है और 100 प्रकार से ज्यादा वैरायटी आपके पेड़ के नीचे बनेगी। ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है जो आपके खेत में बनेगा, खराब नहीं होगा। तो ये गौ माता का कृपा है, इसलिए गौ कृपा नाम इसका रखा हुआ है। तो खराब समझ के कभी फेंकना नहीं। कलर बदलेगा, साल में 3-4 बार कलर होगा, काला होगा, हरा होगा, लाल होगा, लेकिन गुण नहीं बदलेगा। तो कभी भी खराब समझ के नहीं फेंकना। सुगंध बदलेगी लेकिन गुण नहीं बदलेगा, तो खराब समझ के नहीं फेंकना। खाली 1 मिनट 1 हफ्ते के लिए हिलाना है, 1 ही मिनट दिन का। लेकिन अगर हिलाने का झंझट नहीं करना है तो मैंने आपको जो बाहर बताया कि मछली घर वाला छोटा पंप या कूलर पंप लगा दिया, तो 7 दिन की जगह पे खाली 3 दिन में ही गौ कृपा अमृतम बन जाएगा। अच्छा, छाछ डालनी है तो देशी गाय की डालनी है ना। विदेशी गाय के छाछ के बैक्टीरिया अलग होंगे, भैंस की छाछ के अलग होंगे। डेयरी की छाछ आपके दही आएगा तो देखो खट्टा नहीं होगा, तो वो अलग कल्चर से बनाया जाता है। तो वो नहीं लेना, जब भी लेना देशी गाय का लेना, ताकि आपको सही स्वरूप में परिणाम मिलना चाहिए, ठीक है। गुड़ लेना तो गुड़ में कौन सा, तो सफेद वाला गुड़ नहीं लेना, काला कोई भी गुड़ चलेगा। तो सब लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक महंगा आएगा, तो जटिल मत बनना। जो डिब्बे वाला गुड़ बनता है ना, उसके अंदर कुछ भी कोई नहीं डालते। 30 रुपए किलो आता है डिब्बे वाला। सस्ता वाला गुड़ ले लो तो वो अपने आप चलेगा। और वो सब लोग गलत जगह पे गुड़ बनाते हैं ना, वो उसकी प्रक्रिया करते, दारू की भट्टी। तो दारू नहीं बनाना, गौ कृपामृतम बनाना और खेती का काम लेना है। तो बिल्कुल उसका सदुपयोग होना चाहिए।
तो ये कोई भी महंगा वाला चीज मत करना, जो रिजनेबली है वो सरलता से आपकी प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना। तो ये आपके घर पे बनेगा, इसको सूती कपड़े से ढक सकते हैं, इसका डायरेक्ट धूप में नहीं लगना चाहिए, बस उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दो। मैंने बताया ना कुटिया कैसी ग्रीन नेट के नीचे बनी हुई है, कोई पेड़ के नीचे चलेगा, तो कोई विशेष खर्चा नहीं करना, बस इस प्रक्रिया से आपके घर पे ही बनेगा। और ये अगर बारिश की खेती है आपके पास, अभी इसका उपयोग नहीं करना है 6 महीना, तो हर 2 महीने में थोड़ा गुड़ और छाछ डाल दीजिए अंदर 1-1 किलो, तो ये बैक्टीरिया को भोजन मिलता जाएगा, जीवाणुओं को, तो वो अपने आप अपनी कॉलोनी बनाते जाएंगे। तो फिर से कहता हूं, आपके घर पे बनेगा, खराब नहीं होगा, कलर बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा, सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा। तो आपके छोटी मोटी इल्ली भी पड़ सकती, मक्खी बैठ के, तो भी चिंता नहीं, उसको छान के उपयोग कर सकते। तो पहले से मैं बता देता हूं कि जो जो प्रक्रिया आपके पास होनी है, ठीक है ना। तो पहला चरण यहाँ पे समाप्त होता है। पहला चरण लगभग सबको क्लियर है क्या? ठीक है। और प्रश्नोत्तरी के विषय में अपन सेकंड में सत्र करेंगे। तो ये पहला चरण यहाँ पे पूर्ण होता है। और अभी हाँ, जैसे ये बोतल डालेंगे, ये प्रक्रिया होगी 5 मिनट के अंदर, खाली 1 ml पानी में ये 13 लाख हो जाएंगी काउंट। 1 ग्राम 1 ml पानी में 13 लाख काउंट हो जाएंगे मित्र जीवाणु की संख्या। 1 हफ्ते में ये 2.5 करोड़ चली जाएंगी 1 ml में, और 1 महीने में 7.5 करोड़ चली जाएंगी। तो ये जितना अनुकूल आपने वातावरण दिया, तो ये मित्र जीवाणु की कॉलोनी इतनी बड़ी संख्या में आकर के फिर आप प्रवाहित करते, फिर गोबर में डालते, इसीलिए सुंदर परिणाम मिलते हैं। अच्छा, अभी ये दूसरा चरण है कि हमारा दर्शन है कि मिनिमम 1 एकड़ पे 1 से 2 गाय चाहिए। कि भाई क्यों करना है, कैसे गोबर करना है, क्यों गोबर चाहिए। तो जैसे ही आपके वहां पे मूंग, तुवेर, चना कुछ भी होगा, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। 1 एकड़ में से 2 गाय खाएगा, उतना पत्ता निकलेगा कि नहीं? आराम से, ठीक है ना। तो 2 बड़ी गाय का कम से कम 8-10 टन गोबर होता है, 8-10 हजार लीटर गौमूत्र होता है साल का। उसको 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है। बड़ा ढेर करेंगे ना, उसके अंदर आप हाथ डालेंगे तो कैसा होगा? गर्म होगा, है ना। गांव में जो बड़े बड़े ढेर पड़ते हैं, तो गर्मी के अंदर उसके कंपाउंड लॉस हो जाते हैं। जैसे ही आपको दूध गर्म करेंगे ना, तो उसके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, काफी एंजाइम्स जीरो हो जाते हैं। तो हमने देशी गाय के गोबर और गौमूत्र का एनालिसिस करवाया, 300 गायों के सेपरेट गौमूत्र को अभ्यास करवाया, 5100 कंपाउंड गौमूत्र में निकले, जो किसी के मूत्र में पूरी दुनिया में नहीं है, इसलिए महाऔषधि बोला है। 1200 कंपाउंड देशी गाय के गोबर में निकले, जो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में, किसी के मल के अंदर नहीं है। वो कंपाउंड अगर हीट जनरेट होगी तो काफी लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, 2 फीट ऊंचा, उससे बड़ा नहीं करना, जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाया था प्रत्यक्ष। तो 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन किया, इसके ऊपर गौ कृपा छिड़क दो, और 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट में फिर से याद कराता हूं कि कुत्ते बिल्ली वगैरह आकर के खाते, काफी दिक्कतें होती है, उसका खर्चा भी ज्यादा लगता है, 1 टन के ऊपर 2500 रुपया कम से कम जाएगा। उसकी जगह पे ये खाली 200-300 रुपए में हो जाएगा, वो भी खाली गुड़ का ही खर्चा है, वो भी किसान के घर पे जाएगा पैसा, ठीक है ना। उसके अंदर 4 से 6% कार्बन होता है, उसके स्टैंडर्ड है पूरे। तो उसकी जगह पे इसमें 19%, 30-30% तक कुछ कुछ जगह पे गया। कॉपर, मैंगनीज, जिंक, मैक्रोन्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशन सब बदल चुका है इसके अंदर। तो ये दुनिया का सबसे अच्छा खुराक है धरती माता और हमारे पौधों के लिए। तो दुनिया में कार्बन की बातें होती ना खेती में, सब कार्बन 1% हो गया तो सब ठीक, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन मैं कहता हूं सिक्किम 30 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, 1% कार्बन भी है, लेकिन उत्पादन क्यों कम हो गया? तो उसका कारण है मित्रों, कार्बन वनस्पति के कचरे के अंदर कंपाउंड निकलेगा ना, वनस्पति के कचरे को भी कार्बन बोलेंगे, भैंस के गोबर को भी कार्बन बोलेंगे, गाय के गोबर को भी कार्बन बोलेंगे। लेकिन वनस्पति के कचरे के अंदर 20-50 कंपाउंड है, 100 कंपाउंड है, भैंस में अलग है। लेकिन देशी गाय के गोबर में 1200 और 5100 गौमूत्र में कंपाउंड है, उसका कार्बन और 20 कंपाउंड वाला कार्बन में भेद होगा कि नहीं? तो यही इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति का कचरा अलग खाद है, देशी गाय का खाद अलग खाद है। देशी गाय में 1200 कंपाउंड वाला कार्बन खा करके जो पौधा पकेगा, उसकी तुलना किसी के साथ दुनिया में नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज बहुत श्रेष्ठ थे, उन्होंने गौ माता को उसी समय पहचान लिया था, गौ में वस्त्र लक्ष्मी इसीलिए बोला था। और ऐसा रिच कार्बन जमीन में गया, और 1200 कंपाउंड खा करके जो पौधा पकेगा, उसकी तुलना कोई केमिकल या कोई से हो सकती है क्या? कभी तो कभी नहीं हो सकती है।
तो मेरी विनती है कि देशी गाय का गोबर ही जाना चाहिए, और ये साल में एक बार आपने साल में डाल दिया। कैसे डालना है? तो हमेशा किसान ज्यादातर जगह पे क्या करते कि धूप में डालते थे, जुताई करके खुला छोड़ देते, तो उसमें से 80% उसके गुण चले जाएंगे, 80-90%। तो कभी भी धूप में खाद नहीं डालना। हमारी बिजाई का समय उससे 10 दिन पहले खाद डालना, या फिर बारिश से 10 दिन पहले खाद डालना, तो उसका कार्बन लॉस नहीं हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। और कैसे डालना है? जैसे गन्ना मैंने बताया, तो इतने अंतर पे तो उसी लाइन में खाद डालिए, पूरे खेत में मत बिछाइए। गेहूं करना है तो पूरे खेत में बिछाइए, लेकिन अगर आपके फल के पौधे तो वहीं पे खाद दीजिए जहां जरूरत है। बिना कारण पूरे खेत में डालेंगे तो जिनको नहीं चाहिए वो निंदाई के बीज को भी ज्यादा आप न्यूट्रिशन दे देंगे। गौ कृपा डालो, जादू के जैसे 7 दिन में परिणाम दिख जाएगा बंधु, लेकिन 2 साल के बाद फिर खाद नहीं डाला तो प्रॉब्लम होगा, डाउन होगा। तो कभी भी कम खाद वाली कोई भी जगह पे बात होती है तो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, हमने देखा हुआ है अलग अलग जगह पे। तो मेरी विनती है कि ज्यादा गोबर, ज्यादा गौ कृपा अमृतम, ज्यादा मुनाफा। तो आज जो आपकी धरती माता की जो स्थिति है कार्बन की, जैसे एक बंधु ने बताया ना, मैं पिछले साल भी आया था तो ये और अच्छा दिख रहा है, तो हर साल आपकी जमीन और ताकत वाली हो गई, तो आपके बच्चे से लेकर के अगली पीढ़ियों तक भी जमीन कभी खराब नहीं होनी चाहिए। तो देशी गाय का गोबर हर साल लगेगा और लगेगा, ठीक है ना? तो देशी गाय के गोबर को मुख्य प्रोडक्ट समझना है, और इसी गोबर को अगर और ताकत वाला बनाकर, कभी अगर गोबर गैस है आपके पास या कोई ट्यूब्स है तो उसके अंदर खाली लिक्विड मत निकालना, तो देशी गाय के गोबर अंदर डालते उसमें बैक्टीरिया भी डाल दो, और जो स्लरी निकली उसके साथ बैक्टीरिया मिलके बहा दो, और 10-15% उत्पादन बढ़ेगा। अगर गोबर गैस नहीं है और ऐसा ही परिणाम लेना है तो क्या करना है कि आप गड्ढा करके प्लास्टिक बिछा दो, या कोई टैंक के अंदर अगर 20 किलो गोबर डाला है तो 80 लीटर 25 किलो अगर गोबर डाला है तो ये इसकी जगह पे 75 लीटर गौ कृपा डाल दो, उसको हिला दो एक बार और सूती कपड़े से ढक दीजिए। खाली 20 दिन में एकदम अच्छा खाद बन जाएगा, लिक्विड स्लरी। वो कहीं पर भी आप छोड़ेंगे ना, जादू के जैसे परिणाम देगा, 15% उत्पादन और बढ़ जाएगा किसान मित्रों। तो ये स्लरी बनाना या खाद बनाना तो कंपोस्ट करके ही, कभी भी कच्चा खाद, कच्चा गोबर खेत में नहीं डालना, मेरी विनती है, क्योंकि वो खेत में जाके सड़ेगा, और जब सड़ने की प्रक्रिया होती है तो नई काम के जीवाणु भी अंदर एक्टिवेट होते हैं, तो आपके खेत के मूल के आजू बाजू डिस्टर्बेंस पैदा होगा, और बहुत सारी प्रक्रिया फायदे की जगह पे हानि भी होगी। तो मेरी विनती है, कभी भी करो तो कंपोस्ट करके, चाहे स्लरी फॉर्म में करो चाहे पाउडर फॉर्म में, कंपोस्ट होके ही खाद जाना चाहिए, है ना? तो ये दूसरा यहाँ पे चैप्टर क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर ये 10 टन गोबर की जगह पे आपने 30 टन गोबर डाला, भारत में 80% जमीन 2 एकड़ से छोटी है किसानों के पास, उसी 2 एकड़ में से 6 एकड़ का उत्पादन लेना है, तो 30 टन गोबर और 3 गुना गौ कृपा डालिए तो 5-7 लाख रुपया पर एकड़ प्रॉफिट हुआ। तो 20-25 हजार गोबर के पीछे खर्च करना महंगा पड़ेगा क्या? नहीं। बस यही अभिगम बदलना है कि केमिकल वालों से पेट भरते हम उसकी जगह पे गाय वालों का पेट भरे, ठीक है ना, या गाय माता का पेट भरे। अच्छा, 2 चरण यहाँ पे पूर्ण हुए, अभी ये तीसरा चरण। यही गौ कृपा अमृतम पानी के संग बहाना है। कितना और कैसे? तो जैसे आपके पास ड्रिप लगी हुई है तो इसके अंदर क्षार नहीं जमने देता, ये बैक्टीरिया ड्रिप को साफ सफा रखता है। वेंचुरी लगा दो, गालने चालने का झंझट ही नहीं है, बहुत सरलता से ये बैक्टीरिया पानी के साथ आपके ड्रिप के अंदर संलग्न हो जाएगा, तो गालना चालना ये सारी प्रक्रिया ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। स्प्रिंकलर में चला जाता है, ये फ्लड इरिगेशन जा रहा है तो उसके साथ में ये चकली खोल दो, अपने आप चला जाएगा। तो कितना देना है? तो प्रति एकड़ हर महीने 2000 लीटर गौ कृपा अमृतम जाना चाहिए पानी के संग। कैसे? तो 3 पानी आप दे रहे तो 700, 5 पानी दे रहे तो 400 करके, ड्रिप में दे रहे तो उसका बटा कर दो, बट हर पानी के संग जाना चाहिए। ये क्या गुल खिलाएगा, मैं आगे कहता हूं। तीसरा चरण यहाँ पे पूर्ण होता है। अभी ऑलमोस्ट ये आखिरी चरण, कि यही दवाई का खर्चा बंद करा देगा। कैसे करा देगा भाई? तो 3 लीटर गौ कृपा अमृतम डालना, ये 15 लीटर का आपका दवाई का पंप है, उसको एकदम अच्छे से साफ कर लेना है, अंदर कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। 3 लीटर गौ कृपा अमृतम डालना है, 3 लीटर छाछ डालनी है देशी गाय की। अगर छाछ नहीं मिली ताजी वाली, अगर छाछ नहीं मिली तो गौ कृपा भी चलेगा, और बाकी का पानी डाल के हर हफ्ते कोई भी फसल में छिड़क दो, खत्म। कोई भी स्टेज हो, जैसे आप बीजामृत लगाते हैं बीज के ऊपर, तो ऐसे ही ये पट दे करके लगाया तो जर्मिनेशन रेशियो बदल जाएगा, फंगस जल्दी लगेगी नहीं, ग्रोथ अलग आएगा।
साथ साथ में हर हफ्ते छिड़कना है, चाहे वो 5 दिन का पौधा है, 15 दिन का है, महीने का है, 6 महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कटिंग स्टेज है, कोई भी स्थिति में हो, हर हफ्ते ये गौ कृपामृतम छिड़क देना है। किसान मित्रों, इसके अंदर 13 से ज्यादा जीवाणु ऐसे हैं जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं, एंजाइम्स छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक फंगस दूर भागते हैं। जो 30,000 रुपये लीटर पेस्टिसाइड कोई ली है, उससे परिणाम नहीं मिलता है, ये 30 पैसे आपके घर पे बनेगा और बड़ी से बड़ी महंगी दवाई से छुटकारा आपका 7 दिन के अंदर हो जाएगा। और ये हम लोग ने जटिल से, आपने देखा ना सारी जटिल फसलें यहाँ पे, जो कॉलीफ्लावर वगैरह कैसे पत्ते थे उसके, तो ये सारी गौ कृपा से ही हम लोग कर रहे कंट्रोल, बहुत सरलता से हो जाता है। तो ये 30 पैसे घर पे ही बनेगा, कोई भी अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कब छिड़कना चाहिए किसान मित्रों? सबसे ज्यादा अच्छा समय कौन सा है? शाम का। परफेक्ट। शाम का किया तो पूरी रात को ये काम करने को मिलेगा, या अर्ली मॉर्निंग एकदम सवेरे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और कभी भी धूप में इसका छिड़काव टालिएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूर्णिमा और अमावस्या तभी खास ध्यान रखना है। पूर्णिमा और अमावस्या का जब समय है, तब सबसे ज्यादा वायरल और बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। तो उसके अगले दिन शाम को जरूर ये स्प्रे कर देना, तो वो 2 दिन अच्छे से प्रोटेक्शन मिल गया तो अच्छे से काम होगा। तो पूर्णिमा और अमावस्या के हिसाब से आप कैलेंडर सेट कर देना, हमेशा योजना के साथ खेती करना। आपके घर पे कैलेंडर होगा, धार्मिक स्थानों से आपको मिलता ही होगा, उसमें सिग्नेचर करके साइन कर देना कि इस दिन मुझे करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। तो कैलेंडर ऐसे ही सेट करो कि पूर्णिमा के, अमावस्या के अगले दिन ही आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर ही हो जाए, ठीक है ना। तो करना ही है, तो शेड्यूल ऐसे बनाइए। और बीज रोपाई के अंदर भी पूर्णिमा के दिन रोपाई बिजाई करी है और अमावस्या में करी, उसके ग्रोथ में बहुत बड़ा फर्क आता है। अमावस्या से जब पूर्णिमा का समय जाता है, तब जल तत्व ज्यादा होता है, तो वजन ज्यादा आता है, सब्जी है, फल है उसके अंदर। और अगर आपको, अगर कोई फसल काटनी है जिसके धान की फसल है या गेहूं की है, कटहल मतलब कटहल की है, उस प्रकार की है, तो पूर्णिमा से अमावस्या जाते समय करिए, तो जल तत्व कम रहेगा, तो उसके अंदर जल्दी ड्राई फॉर्म आ जाएगा, जल्दी बिगड़ेगा नहीं। तो ये दोनों प्रक्रिया आपको खाली शेड्यूल बनाना है, तो अपने आप सरल प्रक्रिया होगी सब चीज। वजन भी ज्यादा आएगा, रस भी ज्यादा होगा, मीठापन भी ज्यादा होगा, अगर आपने अमावस्या से पूर्णिमा के समय बीच में काटा तो ये सारी चीजें बहुत सरल प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। इसी के अंदर और कोई जटिल प्रक्रिया आ गई तो क्या करेंगे? भस्म, गोबर के कंडे की राख ले लीजिए, 200 ग्राम राख ले ली, उसके अंदर 10 ml एरंडी कैस्टर या तो फिर सरसों का तेल अंदर डाल के मसल दीजिए, उसको 15 लीटर पानी की बाल्टी में डाल दीजिए, हिला दीजिए, और कपड़ा छान करके पंप में डाल के स्प्रे कर दीजिए। पंप की नोजल बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो वो चॉक्ड हो जाएगा। तो क्या होगा पता है किसान मित्रों? ये भस्म और तेल पत्तों पे चिपक जाएगा और कोई भी जीवाणु भस्म को पचा नहीं पाएगा, कोई भी अंडा वहां पे पनप नहीं पाएगा जल्दी। तो बहुत कम खर्चे में हो गया। हमारे बाप दादा क्या करते थे, सब्जी में भस्म छिड़कते थे ना, तो ये इसका नैनो फॉर्म हो गया। ये तेल भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और भस्म भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, दोनों एकदम नैनो फॉर्म में अच्छे से स्प्रे कर दिया, अपने आप आपके पौधे की रक्षा हो गई। इसके लिए कोई बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सरल प्रक्रिया है। ऐसे ही अगर आपके वहां पे उधई का प्रकोप बहुत है, टर्माइट का, तो आपके वहां पे देसी अपना हर जगह पूरे भारत में लगभग मिलेगा, आंकड़ा बोलते हैं हम लोग गुजराती में, महाराष्ट्र में रुई बोलते हैं, अकैया, जो हनुमान जी को फूल चढ़ते हैं उनके, ठीक है ना। तो उसको प्रणाम करके, हाँ आकर, तो उसको प्रणाम करके 10 किलो 5 किलो आप काट दीजिए, एक गौ कृपा अमृतम का अलग से टैंक बना दीजिए, उसके अंदर वो डाल दीजिए। वो 5 दिन में उसके गुण गौ कृपा में आ जाएंगे। उसको पानी के साथ बहा दीजिए। तो अकैया का, आंकड़े का सुगंध टर्माइट को पसंद नहीं है, वो चली जाएगी दूसरी जगह पे। और आंकड़े का पोटास फॉस्फोरस मिल जाएगा, तो फल फ्रूट की वृद्धि भी बहुत अच्छी होगी और उदय को मारना भी नहीं पड़ेगा, दूसरी जगह पे चली जाएगी। अच्छा, कितना सरल हो गया। ऐसे ही अगर कोई फलदार पौधे आपने लगाए, उदय का प्रश्न है, तो हमने इधर किया था, हमारा पिराना एक जगह है उधर, एक ऐसा किया था कि 700 गुंदे के पेड़ लगे हुए थे वहां पे। तो वो गुंदे के पेड़ क्या, और पौधे अच्छे हो गए, मारना भी नहीं पड़ा, और कई सालों से गुंदे ऐसे ही खड़े दबरदार प्रोडक्शन दे रहे। तो ऐसी प्रक्रिया हमें किसानों को जोड़नी पड़ेगी। तो कभी भी दिक्कत एक दूसरे को न दे करके हमने जो प्रक्रिया प्रगति करी, वही प्रगति सच्ची है हमारे लिए, ठीक है। ऐसे ही
आपको अगर पोटाश फॉस्फोरस अच्छे से चाहिए तो दूसरी छोटी छोटी प्रक्रिया बहुत सारी होगी, कि जैसे आपके खेत में सरगवा जो सहजना लगा है, उसके पत्ते, खेत का कचरा जो भी, उसके पत्ते भी कंपोस्ट करने में साथ में डाल दो, तो उसके गुण उसके अंदर आ जाएंगे। काफी लोगों के प्रचार होते हैं कि भाई खल्ली होती है सरसों से, एरंडी, तो वो खल्ली को भी आप इसके साथ में कंपोस्ट कर सकते हैं। घर का कचरा, रोटी मैंने बताया, सब्जी बताया, छिलका बताया, कुछ भी बचा है, सब चीज गोबर के साथ कंपोस्ट कर दो। 1 ग्राम भी घर में से कचरा बाहर नहीं जाना चाहिए किसानों के। कितने साफ सफा हो जाएंगे गांव, अच्छा हो जाएगा ना। तो प्लास्टिक के सिवा हर एक चीज के साथ में कंपोस्ट करके आफत को अवसर में बदलने की प्रक्रिया इस पद्धति के अंदर हमें करनी है। ठीक है, इसी के अंदर आपके वहां पे नीलगाय का प्रकोप कैसा है? हाँ, तो अगर आपके गांव में नीलगाय का प्रकोप बहुत ज्यादा है, जो किसानों को बहुत परेशान करती है नीलगाय, कि वो हमारे फसलें खा जाती है, भूंड खा जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सरल प्रक्रिया, नीलगाय हर रोज एक ही जगह पे जाके गोबर करती है, उसकी टेंडेंसी है। तो ढूंढ लेना है कि कहाँ गोबर करती है, तो वो हर साल मिलता रहेगा। तो एक गौ कृपा के एक अलग से ड्रम बना दो वहां पे उसके अंदर नीलगाय का गोबर थोड़ा डाल दो, और दूसरे दिन जो स्प्रे करने की हफ्ते की प्रक्रिया है, उस स्प्रे में उसको बाउंड्री पे उसके स्प्रे लगा दो, उसके पौधे के। तो क्या होगा कि कोई भी प्राणी को खुद के मल की गंध पसंद नहीं है, फसल भी बच जाएगी, अच्छी भी हो जाएगी, नीलगाय को मारना भी नहीं पड़ेगा, आपको रात को जगना भी नहीं पड़ेगा, और अपना समाधान हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा हम लोग काफी लोगों को सिखा चुके हैं, और अति सुंदर परिणाम इसके अंदर है। तो इस प्रकार हमारी सारी प्रक्रिया इसके अंदर हम जोड़ेंगे, और कभी अति जटिल प्रक्रिया हो गई, कोई भी तरह से, कोई भी प्रकार से हमारा कोई समन्वय बचता ही नहीं है फसल, तो 40 दिन पुरानी छाछ लेनी, एक खेत के कोने में आप कर दो एक छोटा सा ड्रम, उसके अंदर तांबे के कुछ टुकड़े डाल दो, तो तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। तो 40 दिन से लेकर के 2 साल तक वो पुरानी चलेगी। 200 ml वो छाछ लेनी है, थोड़ा गौमूत्र और बाकी का गौ कृपामृतम, और स्प्रे कर दो कोई भी फसल के अंदर। हाँ, इसके अंदर ये सारा मिलके हमारा 2.5 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी का पानी 15 लीटर के पंप में। तो कोई भी फसल के फंगस वाले पत्ते गिरा देगी वो फसल, उसकी जगह पे नए पत्ते आएंगे, पूरी की पूरी आपकी किसान मित्रों फसल बदल जाएगी, और बड़ी अच्छी प्रक्रिया हो जाएगी। मैं बोलता हूं 7 दिन में यूरिया बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? तो यूरिया क्या है पता है? कि नाइट्रोजन है, हवा में से ग्रेन्यूल फॉर्म में यूरिया हमारे दाने के स्वरूप में आता है। तो वो यूरिया के अंदर, दाने के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, बाकी के हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। और वो यूरिया 7 दिन में बंद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं बोल रहा हूं कि भले 30 साल से यूरिया डाला, तो ये जो बॉटल के अंदर गौ कृपा अमृतम आपके घर पे बनेगा, इसके अंदर ये सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, जो 24 बैक्टीरिया जीवाणु ऐसे है, जो खेत में आपने गोबर डाला उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स कर देगा, और उतनी गति से कर देगा। भले 30 साल डाला, 7 दिन के अंदर यूरिया रिप्लेस हो जाएगा। तो ये मार्केट में एजेक्टोबैक्टर और राइजोबियम मिलते हैं, इसके अंदर ये टोटल 24 जीवाणु ऐसे है कि जो यूरिया को तुरंत का तुरंत रिप्लेस कर देंगे। डायरेक्ट हवा में 78% नाइट्रोजन है, वो डायरेक्ट साइकिल मेंटेन कर देता है। अच्छा, यूरिया खेत में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे बताइए जरा, हाथ ऊपर करके एक एक जन बताइए। हाँ, एकदम सही है, जीवात बढ़ेगी। जैसे यूरिया डालेंगे तो कुपने फूटेगी और वो पेस्ट का अटैक होगा, तो शत्रु जीवाणु बढ़ेंगे, और दवाई ज्यादा छिड़कनी पड़ती। ये यूरिया का एक मतलब साइड इफेक्ट है। और क्या होगा, यूरिया ज्यादा खेत में गया तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगा बट फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम आएंगे। तो वेजिटेटिव बढ़ेगा बट फ्लावरिंग फ्रूटिंग कम हो जाएगा। और यूरिया ज्यादा हो गया तो क्या नुकसान होगा? जमीन कड़क हो जाएगी, एकदम सही। और क्या हो जाएगा? यूरिया की लेयर बन जाएंगी, और फिर जो हमारे मित्र जीवाणु है वो मर जाएंगे, और उत्पादन दिन ब दिन घटता जाएगा। बिल्कुल, वो लेयर पूरी कठिन हो जाएगी, जीवाणु भी मर जाएंगे, और दिन ब दिन और बदतर स्थिति हो जाएगी। और क्या हो जाएगा यूरिया ज्यादा होगा तो? नीचे चल जाए। हाँ, अड़सिया मरेगा, केचुआ मरेगा, गांडुल मरेगा, अर्थवॉर्म मरेगा। और क्या हो जाएगा? एक हमारे गांव के पास में है, तो उन्होंने वो पहली बार यूरिया लगाया, उनको अच्छा लगेगा, इससे हर बार फसल बढ़ती है तो बढ़ती गई, और मक्का की फसल ऐसी शानदार हो गई, उसका वो लगा करके जब पहली बार भोजन किया तो पूरा परिवार मर गया। और बाद में किसी ने शिकायत करी और जांच हुई, तो फिर वो उसको जांच किया,
उसमें जहर की मात्रा इतनी थी कि उसको खा ही नहीं सकते थे। यूरिया का एकदम ओवरडोज होता है तो ये तो एकदम अति ज्यादा हो गया, बट ओवरडोज का रेसिड्यूज हमारे शरीर के अंदर साइड इफेक्ट आता ही आता है। सही बात है, ये तो एकदम एक्सट्रीम स्वरूप हो गया। और क्या हो जाएगा यूरिया ज्यादा होगा तो? पेट जल्दी बड़ा होगा और जल्द से जल्दी उखड़ जाएगा। पेट जल्दी बड़ा होगा, जल्दी उखड़ जाएगा, एकदम सही। और क्या हो जाएगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बढ़ेगा तो बाकी के जो पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो डाउन हो जाएंगे, उसमें मटेरियल कुछ बढ़ेगा, वो अवेलेबल फॉर्म कम हो जाएगा, अल्लाह स्वरूप करो ना। और क्या हो जाएगा? जमीन के अंदर हार्डनेस आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? जमीनी बंजर हो जमीनी बंजर हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे। और क्या हो जाएगा? हाँ, एडिक्ट हो जाएगा, एकदम सही है, एडिक्ट हो जाएगी। फिर नहीं डालेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सरकार की सब्सिडी जाएगी। और क्या हो जाएगा? एकदम सही है, पियत पानी ज्यादा लगेगा। यूरिया गर्मी ज्यादा पकड़ता है, 2 से 3 गुना पानी चाहिए। और क्या हो जाएगा? पीएच भी अनबैलेंस होगा। पीएच भी अनबैलेंस हो जाएगा, एकदम सही बात है। और क्या हो जाएगा? कार्बन का बिगड़ जाएगा। और क्या हो जाएगा? हाँ, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगा? खाना नहीं मिलेगा। और क्या हो जाएगा? अच्छा चलो, ये सारी चीजें आपके मुंह से ही मैंने सुनी। आपने जितना बोला एकदम सही है। हर एक फसल के यूरिया के प्रोटोकॉल की इस फसल में इस टाइम पे एग्जैक्ट इतना ही जाना चाहिए। क्या हर कोई किसान मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता कभी। दूसरा कि जितना भी आपने बोला वो सारा उल्टा गौ कृपा अमृतम और गोबर से हो जाएगा। पानी तो कम लगेगा, जमीन सॉफ्ट हो जाएगी। जो आपने जमीन देखी ना कैसी थी, पूरा खाद जैसी। केचुए बढ़ जाएंगे, अर्थफॉर्म बढ़ जाएंगे, ऐसे ही जीवाणु बढ़ जाएंगे। पानी कम लगेगा, साथ में वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बढ़ेंगे, पेस्ट भी कम लगेगा। जितना आपने बोला ना उसका सारा का सारा उल्टा। पैसा भी बचेगा, जमीन भी बचेगी, सब चीज बचेगा, सरकार की सब्सिडी भी बचेगी, सब बचेगा धीरे धीरे। ठीक है ना? तो इसलिए हमें गाय को कैसे भी करके जोड़ना है। ये फास्फोरस उपलब्ध करने वाले 8 बैक्टीरिया है, मतलब डीएपी भी आपका हफ्ते के अंदर बंद कर देना है। तो ये मैंने जीवाणु का नाम दिया है, उसका कार्य करने की प्रक्रिया मैंने बताई है। तो ये सारी सरल भाषा में फ्री में डाउनलोड आप बुक कर सकते हो, जाते समय पत्रिका में होगा सारा डिटेलिंग। हमने पूरा खुली किताब में लिखा हुआ है कि ये क्या प्रक्रिया होगी। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक पक्ष भी आपको समझना है। ये पोटाश की उपलब्ध करने वाले जीवाणु है, तो पोटाश भी आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं। ये सल्फर उपलब्ध करने वाले 7 जीवाणु हैं, तो वो भी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये स्पिगोमोनस करके नाम के जो जीवाणु है वो क्या करता है पता है? पोटाश तो उपलब्ध कराता है, लेकिन आपने 4 दिन खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कैसे हो जाएंगे? डिले हो जाएंगे। ऐसे वनस्पति को ज्यादा पानी मिला, कम मिला, न्यूट्रिशन आगे पीछे, धूप आगे पीछे, और उसको भी तनाव आता है, स्ट्रेस आता है। तो ये तनाव को भी कम करता है, स्ट्रेस को भी कम करेगा, पोटाश की उपलब्धि भी करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया ये जीवाणु के द्वारा आपके खेत में मैनेज होगी। तो ये 13 से ज्यादा जीवाणु ऐसे हैं जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते कि नई काम की कीटक फंगस दूर भागते। मैंने बताया ना स्प्रे करना। तो मार्केट में सुडोमोनास मिलता है, आपको सबको पता होगा। तो सुडोमोनास है, ऐसे ही इसके अंदर सुडो अल्टोमोनास है, एंटेरोबैक्टर है, एंटेरोकोकस है, लैक्टो की पूरी रेंज है। तो 13 जीवाणु कंटिन्यू आपकी फसलों की रक्षा करेंगे और गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। और इसी प्रक्रिया से आपको 30-30 हजार रुपये लीटर दवाई का काम नहीं होता है, 30 पैसे आपके घर पे बनेगा। तो इसी प्रकार ये कंपोस्ट करने वाले बैक्टीरिया है। और इसके अंदर ये पीचिया नाम का है जो वायु के प्रदूषण को कम करता है। अभी 2 दिन पहले यह न्यूज़पेपर में आया कि एक नए बैक्टीरिया की संशोधन हो गई, एंटेरोबैक्टर एसिटोबैक्टर की। वो क्या करेगा? तो केमिकल को कम करेगा और ये हो जाएगा, बड़ा संशोधन हो गया। अरे किसान बंधु, ये 8 साल से अपने ये बैक्टीरिया ऑलरेडी इसी के अंदर ये वैरायटी है और आपके खेत में ये प्रक्रिया चालू है। ये संशोधन सर अभी 2 दिन पहले पेपर में आया, ये 8 साल से अपना जनरल किसानों को ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे से सरज आपके वहां पे बनेगा। ये ग्रोथ प्रोमोटर जो वनस्पति के और
आपके पौधे के ग्रोथ अच्छे होने चाहिए, ऐसे ही उसके फल की साइज अच्छी और स्वाद अच्छे होने चाहिए, तो उसके काम करने वाले 7 जीवाणु हैं। तो ग्रोथ कम प्रमोटर मार्केट में आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, ये भी इसके अंदर ही बनेगा। ये खनिज क्षार उपलब्ध कराता है। गोबर के और गौमूत्र के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन, खनिज क्षार है, उसको भोजन के जैसे खिलाता है, रसोई घर का काम करता है जीवाणु। तो नीचे आपने दिया तो पौधे के पास मैंने व्हाइट रूट्स बताया, तंतुमूल बताया ना, उस जगह से ये प्रक्रिया सारी चालू हो जाती है। ये हमारे यहाँ पे जो हैवी मेटल्स गए खेत के अंदर, जो हमारे अनजाने में पेस्टिसाइड डाला, भयंकर केमिकल डाला, उसके साथ में हैवी मेटल्स बहुत गए हुए, तो वो हैवी मेटल्स को विघटन करने वाला क्लीवेरा लेलियोटिया करके 3 बैक्टीरिया है, तो जल्दी से जल्दी आपकी जमीन को ठीक करेगा। इसी प्रकार ये हाइड्रोसुगंधित को अपघटन करता है। अभी मैं बोलता हूं कि ये बैक्टीरिया भोजन खिलाने का काम करेगा, तो हवा में तो बात नहीं कर सकते ना। तो देखिए हमने सब में सेम प्रयोग किया। मैं भी बोलूंगा आप छोटे छोटे प्रयोग करो, आप 20 बाय 20 फुट के करो। जैसे इसके सब के अंदर सेम गोबर डाला है, क्वांटिटी सेम बीज डाला है, लेकिन इसके अंदर गौकृपामृतम नीचे और ऊपर डाला है, इसके अंदर नहीं डाला है, खाली गोबर डाला है, इसके अंदर खाली स्प्रे किया। फर्क दिखता है? कौन सा अच्छा दिखता है? सबको यही दिखता है ना। तो आपके खेत के आपके छोटे वैज्ञानिक आपको बच जाना है ना। मैं बोलूं या कोई भी बोले, अंधा अनुकरण किसी का भी मत करना, अनुभव करो, आपकी मिट्टी और आपके पौधे से बात करो, ठीक लगता है फिर बड़ा करो। आप 1 साल पहले ऐसा करना, भले 10-20 एकड़ भूमि हो, पाव एकड़ में प्रयोग करो, 20 बाय 20 फीट में प्रयोग करो, लेकिन आधा अधूरा नहीं करना। आधुरा अधूरा करने से बाल मृत्यु हो जाएगा अच्छी चीज में। हर 1 घंटे पे इस पे मोबाइल पे वीडियो छूटता है, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा ये करो, सब करो, लेकिन इस छोटे से टुकड़े में मैं बोलता हूं ऐसा करके देखो, ठीक है ना। तो हमारे कई साल के रिसर्च है, वो तुरंत आपकी जमीन और आपका पौधा आपसे बात करेगा। आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ मित्र जीवाणु थे, और एक नई काम के कीटक को मारने के लिए हमने दवाई मारी, काम के अब जो मर गए, आज वो कॉलोनी 10-20% भी नहीं है। हमारे मित्र जीव को अनजाने में हमने मार दिया है। तो ये नीचे जाकर के वो कॉलोनी बनाएंगे और पूरी जमीन को हमारे लिए बहुत अच्छा सानुकूल बना देगा। केचुए बढ़ जाएंगे, 10 दिन में देसी केचुआ आपकी जमीन में एक्टिव हो जाएगा। भले आपने नहीं देखा हो 10 साल से, उसी सीजन में आपको आपके खेत में केचुआ देखना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटी पैदा होती केचुए की, अलसिया की। मिट्टी खाने वाले अलसिया भी की वैरायटी पैदा होती है। तो नीचे की समृद्ध मिट्टी खा करके सुपाच्य स्वरूप में, विष्टा के स्वरूप में ऊपर छोड़ के जाएगा, और ऊपर नीचे एक छेद करके ऊपर आएगा, वापस दूसरा छेद करके नीचे जाएगा, दूसरा नया छेद बनाएगा, तो दूसरी बार वो छेद उपयोग नहीं करता है। फिर ऊपर से नीचे जाते समय वो एंजाइम्स छोड़ के जाता है, तो छेद जल्दी भरेगा भी नहीं और न्यूट्रिशन वाला होता है। तो ये केचुए, 1000 केचुए को अगर अच्छा वातावरण मिला, 1 साल में वो 8.25 लाख बनते। ऊपर नीचे कैसा प्रोसेस हो जाएगा? पूरी जमीन बैक्टीरिया और केचुआ, आपने सब जमीन पोरस देखी यहाँ पे आज? उसमें पानी दिखेगा क्या? जो पीछे की जमीन थी ना, वहां पे बारिश के बाद में 4 महीना अंदर नहीं जा सकते थे, अभी आप 1 घंटे के बाद में जा सकते हो। तो पूरी दुनिया का जल स्तर नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि जमीन कठिन हो गई, बारिश का पानी आया, टिक के चला गया और जल स्तर नीचे गया। तो ये एक ही साल में पूरा जमीन आपका पोरस बना देगा। हमने 22 राज्यों के सारे प्रयोग ले चुके कि बारिश की बूंद बूंद नीचे उतर जाएगी, जल स्तर अपने आप ऊपर आएगा, हर एक खेत चेक डैम बन जाएगा, अपने आप जल स्तर मेंटेन होगा। और दूसरा एक सबसे खुशी की बात है कि बारिश ज्यादा हुई या कम हुई, दोनों एंगल में फायदा। कि बारिश ज्यादा हुई, नीचे उतर गया, हानि नहीं होगी। कम हुई तो ये खाद और जमीन नमी पकड़ के रखती, तो ड्रिप के जैसे धीरे धीरे पानी रिलीज करती है। तो हम लोग यहाँ खाली 20% पानी में खेती करते हैं, तो पानी भी कम लगा और पानी बचा भी। तो ये केचुए भी बचेंगे और बहुत अच्छा काम भी हो जाएगा। पहले एकदम आपको बाल से भी छोटे हो केचुए पतले दिखेंगे तुरंत कुछ दिनों में, फिर उसकी विष्ठा आप देखेंगे मिट्टी के ऊपर पूरा फैलागा। फिर 800 प्रकार की मक्खियां पोलिनेशन का काम भारत में करती, तो मधुमक्खियां बढ़ जाती है, तो पोलिनेशन का काम अपने आप पड़ेगा कि नहीं? तो हम पेस्टिसाइड्स मारते, उससे मधुमक्खियां मरती है और इससे मधुमक्खियां बहुत आकर्षित होती है, और पोलिनेशन का काम कुदरती प्रक्रिया से होकर के उत्पादन हमारा और बढ़ता है। तो देखिए आप कौन सा आवाज सुन रहे दिन से सवेरे से? चिड़ियों का। आप जहां पे भी गए सब जगह पे आवाज मिला आपको? तो हम 5G नेटवर्क के बीच में है अहमदाबाद में। सब लोग बोलते हैं ना उसके बीच में चिड़िया नहीं हो, कम होती है। तो जो हमारे गांव में देसी गुरैया होती है, चका और चकी बोलते हैं, वो गांव में भी कम देखने मिलती है। तो हमारे कैंपस में 1000 से ज्यादा चका और चकी है, भोला है, मोर है, कोयल है, कई प्रकार के पक्षी है, नेवला है, सब है।
तो गौ माता आपके पास आ गई तो केचुए बढ़ गए, माइक्रोब्स बढ़ गए, चिड़िया बढ़ गई, पूरी प्रकृति जागृत हो गई। ये धरती माता सभी के लिए, हमारे खाली मनुष्य के लिए नहीं है। उन सबको जोड़ा ना तो क्या फायदा होगा पता है? ये चिड़िया आ गई ना, छोटी इल्ली आपके खेत में आएगी, वो आकर के खा लेगी। आपके फसलों का रक्षण चिड़िया करती है अच्छे से। तो ये सारी प्रक्रिया कुदरती स्वरूप में गौ माता क्या आ गई, ये सारी चीज एक्टिवेट हो जाती है। 5G नेटवर्क के बीच में भी चिड़िया लोगों को आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार आप कैसे भी करके गाय को जोड़ेंगे तो अपने आप सारी प्रक्रिया जुड़ जाएगी। एक दल और द्विदल, जो भी आपकी लोकल फसल है, मैंने बताया ना कि गन्ने के बीच में आपको जैसे बाग लगाया क्या था, रज का, तो वो एक दल और द्विदल हो गया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक। तो कौन सी फसल को किसके साथ जमता है, जैसे गन्ना और लहसुन को भी बहुत जमता है, तो वो एक विज्ञान भी आपके लिए बहुत काम का लगेगा, जो हमने पुस्तक में काफी लिखा हुआ है। फिर ये बैल से खेती, तो अभी तो मुश्किल है बैल से खेती करना, चलो, लेकिन मैं बताता हूं कि बीच में जुताई करना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना व्हाइट रूट्स, तो क्या होगा पता है कि बैल से खेती करना बड़ा साइंटिफिक चीज था। हम ऊपर कोई भी वनस्पति को प्रूनिंग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब पहले निंदाई होती थी, निंदामण अपने खेतर में उगे तो शू करता था बाप दादाओं, क्या करते थे, तो बैल चलाते थे, तो उसकी पलटी लग जाती थी, तो उसका खाद बन जाएगा। तो एक तो आफत को अवसर में बदलना, दूसरा क्या होगा पता है कि जब निंदाई होती है ना, तो साथ में उस वनस्पति का मूल का कटिंग हो जाता है। तो मेन रूट्स अगर कट गया तो उसी रूट्स पे नए तंतु मूल फूटेंगे। तो कटिंग हो गया तो नए नीचे जो व्हाइट रूट्स फूटे, उसी से वो भोजन ग्रहण करता है, और एरिएशन बढ़ गया तो उत्पादन और 15-20% बढ़ता था। अब बताइए, छोटे छोटे साधन आ चुके, तो निंदाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी सब लोग के वीडिसाइड डालते हैं। वीडिसाइड इतना डेंजर चीज है, नपुंसकता से लेकर के बड़ी प्रमाण में संख्या बढ़ रही है, उसके पीछे ये पेस्टिसाइड वीडिसाइड का ही बहुत बड़ा कार्य है। तो इस सबसे बचना है तो पेस्टिसाइड वीडिसाइड, उससे बाहर आना होगा। आप देखो वीडिसाइड, आप बोलेंगे कि ये तो इजी है, इजी नहीं है। आप वीडिसाइड डालने के लिए भी, स्प्रे करने के लिए चलना पड़ेगा कि नहीं? उसके साथ में ये छोटा साधन लेके चलिए। छोटे साधन मिल गए 15-20 हजार 30 हजार में आते हैं, तो अपने आप को पलटी लगा देगा, उसका खाद भी बन जाएगा, प्रूनिंग हो जाएगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। अच्छा, हमारे कभी कभी इनमेच्योरिटी में कैसे निर्णय होते हैं मैं बताता हूं कि बड़ा बड़ा महंगा ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी मिलता है ना, सब्सिडी किसान का पैसा सरकार का भी गया और किसान कर्जे में भी आया। फिर महंगा डीजल इंपोर्ट करना है, वो डीजल खा करके ट्रैक्टर धुआं निकालेगा, और बैल घास खा के गोबर निकालेगा। किसके ऊपर सब्सिडी होना चाहिए? हाँ, सब सहमत है बैल से होना चाहिए सब्सिडी, तभी किसान को प्रैक्टिस थी घर पे बैल ले सकने की, और गोबर भी मिलता था। एक बैल बेचारा गोबर देता था, जमीन बचाता था, न्यूट्रिशन देता था, और उसके खुर के अंदर कई प्रकार के जीवाणु थे जो वनस्पति के काम के थे। बैल की मूत्र के अंदर फर्टिलेशन का बहुत अच्छे गुण होते आयुर्वेद के हिसाब से, वो सारी प्रक्रिया हमने तोड़ दी। तो मेरी विनती है, कोई भी विदेश वाला अनजाना कुछ भी आकर के बोलेगा, सब चीज आंख बंद करके नहीं पालन करना। ड्रिप है, कम पानी में कृषि होता है, जरूर उस विज्ञान का स्वीकार करो। केमिकल से हानि हो रहा है तो हमें विकल्प ढूंढने हैं। तो इसी प्रकार हमने एक प्रक्रिया चालू करी कि जो किसान आज भी अभी आदिवासी क्षेत्र या कुछ गांव में बैल रख रहा है, उनको ट्रैक्टर से ज्यादा सब्सिडी मिलने पात्र है, वो नियम वापस बदलने चाहिए कि नहीं? तो ये सारी प्रक्रिया, वो बेचारा बैल कितना काम करता था, देश का पोल्यूशन बचाता था, पैसा बचाता था, मुंडियामण बचाता था, सब बचाता था, उसको हम लोग ने क्या कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मेड़ पे खेती, अपने बेड़ करते हैं ना, तो बेड़ के ऊपर अगर हमने कुछ भी प्रोडक्शन लेना है तो और 10-20% का डिफरेंस आ जाता है, और बारिश ज्यादा आई तो भी यहाँ पे आपकी फसलों की सुरक्षा हो जाती है। और गौ कृपा गया तो पोरोसिटी बढ़ जाती है, तो बारिश के अंदर आपको हानि नहीं होगी। हमने कई राज्यों में इसके प्रयोग कर चुके। ये माननीय निवृत्ति पाटिल जी है, तो उन्होंने प्रयोग किया कि गोपाल भाई, मैं आंख बंद करके प्रयोग नहीं करूंगा, मैं 6 प्रयोग करूंगा। ये 7 साल पहले आए थे। तो इसमें 3 लाइन में गौ कृपा डाला, दूसरे में तीसरा डाला, दूसरे में दूसरा डाला, जितनी भी प्रचलित पद्धति ऑर्गेनिक की सारी एक साथ में करी उन्होंने। फिर बोले अतुलनीय परिणाम है गोपाल भाई, अब क्या करना है? मैंने बोला हम फ्री देते, आप भी फ्री बांटो आगे। तो पहले ही साल में उनको परिणाम मिला, सीधा प्रोडक्शन 80% ज्यादा। दूसरा काम हुआ, हल्दी के अंदर एंटी कैंसरस कंपाउंड में है करक्यूमिन, जो 3 से 3.5% इस वेराइटी में आता था, वो चला गया 6%।
तो गुणवत्ता बदल गई, प्रोडक्शन बदल गया, मुनाफा बदल गया। तो अभी इन्होंने कम से कम 10,000 किसानों को गौ कृपामृतम बांटा और कई किसानों के घर पे जिंदगी बदल दी। हर महीने उनके 2 फोन हमारे लाइव शिविर होती है 100 किसानों की। अभी संतरा, इजराइल से ज्यादा संतरा का प्रोडक्शन गौ कृपा से एक जगह पे उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया है। तो संतरे के अंदर, सोयाबीन के अंदर, हल्दी के अंदर, 5 फसलों के अंदर हजारों किसानों की जिंदगी ये एक बंधु ने बदल दी है। तो हल्दी जैसी फसलें आप जरूर साथ में जोड़ना। और दूसरा, हल्दी की वैरायटी जो गुजरात में आती, कितने महीने में आती सब जगह पे? 9 महीना, 8 महीना। तो मैं विनती करता हूं कि ये वाली वैरायटी इनसे और राजेश भाई टिकार से मिलेगी, 6 महीने में आ जाती है। और कर्क्यूमिन रेशियो भी मैंने बताया वैसा बढ़ जाता है। तो 8 महीने में जब हल्दी आएगी तो आपकी गर्मी की सीजन में हल्दी हाथ में आएगी। और जब 6 महीने में ये वाली वैरायटी आपके पास आएगी तो ठंड की सीजन में आएगी। तो आपका मार्केट का पैसा भी ज्यादा मिलेगा, कच्ची हल्दी भी बिकेगी। तो अच्छे बीज को हमें जल्दी स्वीकार करना है। तो हमेशा जागृत अवस्था में अच्छी नई नई चीजें हमें सीखना है और समन्वय करना है। और ये देखिए, गौ कृपा अमृतम खाली डाला और गोबर के साथ डाला है, दोनों का कपास का प्रोडक्शन का फर्क दिख रहा है आपको सीधा, है ना? तो ये सिद्धेश है, अभी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है। और आज इस लड़के ने ऐसा कर दिया कि कोकण कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वहां की वैज्ञानिकों की टीम के साथ आज वो वहां की छोटी गाय को हमने रिक्वेस्ट किया था, तो वो आधा टकाई गाय बची है। शिवाजी का मुख्य क्षेत्र है कोकण, और शिवाजी के क्षेत्र में उनकी देसी नस्ल आधा टकाई बची है। तो हम लोग ने मिलकर 2 साल वहां पे बहुत अच्छे से कार्य किया, प्रयत्न किया, और आज पहली बार वो कोकण गिड्डा की कंपटीशन आज के दिन ही होने जा रही है। और 15 करोड़ रुपया वहां पे मंजूर कर दिया सरकार ने उस गाय के लिए। तो वो भी हमें जोड़ना है कि सभी गाय बचनी चाहिए, सभी को गिर के पीछे नहीं भागना है। तो ये कपास देख सकते हैं, ऐसे ही कपास के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 3 प्रयोग, ये खाली केमिकल से कपास हुआ है। तो 20 फल उसके अंदर इनिशियल स्टेज का है। ये खाली गौ कृपा डाला है तो 35 जिंडवा निकले हैं। और इसके अंदर गोबर और गौ कृपा डाला है, 90 जिंडवा है। तो रुई के तातने का भी स्ट्रक्चर बदल चुका है। तो जहां जहां कपास की ये प्रक्रिया हुई, पूरा बदल रहा है। तो कपास में 20 से 30,000 50,000 मुश्किल से मिलते प्रति एकड़। तो गुजरात के आत्मा के अधिकारी के संजय भाई करके है, उन्होंने लगभग 1.25 लाख रुपया पर एकड़ से प्रॉफिट निकाल रहे कपास के अंदर। तो कपास के अंदर भी बहुत अच्छे से कार्य आप इसके साथ में जोड़ के कर सकते हैं। ये देखिए, मिर्ची के अंदर सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है? कुकड़वाई। तो आप देख सकते हैं कि ये कुकड़वाई यहाँ पे जिस प्रकार की पद्धति थी, दिक्कतें थी, 1 हफ्ते के अंदर ही ये कुकड़वाई निकल गया। और इसके बाद में इतनी मिर्ची बैठी हुई है। तो अत्याधिक बारिश के अंदर ये स्थिति हो चुकी थी, और गौ कृपा के ड्रेंचिंग के बाद पूरा कुकड़वाई कंट्रोल हो चुका। उसके लिए क्या करना है? पानी मत मिलाना, प्योर गौ कृपा छांटना। हर जगह पे प्योर मत छांटना, बट इस फसल में कुकड़वाई में प्योर छांट दिया तो 30,000 रुपये लीटर भी काम नहीं होता है। इसमें ये सरलता से हो जाएगा। ये देखिए, ये कपास में लेफ्ट साइड में डाला है, राइट साइड में नहीं डाला। क्या फर्क दिख रहा है? क्या फर्क है? इधर सूखा है, हरा है। और क्या फर्क है? इधर कपास ज्यादा है, इधर कम है। और क्या फर्क है? हाँ, सर ने जो बताया एकदम सही है। देखिए, और दूसरी बहुत मैं बता देता हूँ, इधर अनइवन है, इधर एक सरीखा है। इधर पत्तों की स्वास्थ्य देखिए, इधर स्वास्थ्य देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। फिर इधर गौ कृपा डाला, इधर हवा में उड़ के गया, इसका 2 लाइन बदल गया। देखिए, दूसरे की बुराई हमारे में आ सकती है, हमारी अच्छाई दूसरे में नहीं जा सकती। तो क्या करना है? देखो, एक बैक्टीरिया आप खरीदने जाएंगे ना, तो मार्केट में 200 रुपये लीटर आता है। घड़ी घड़ी खरीदने जाना पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। एक विदेशी कंपनी 5 बैक्टीरिया बेच रही है 4,500 रुपये लीटर, खरीदना पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। ये 110 से ज्यादा जीवाणु की कॉलोनी आपके घर पे बनेगी, खाली 30 पैसे बनेगी। हम भी इसका व्यापार कर सकते तो हजारों करोड़ कमा सकते थे। ये R&D ये वाला किसी के पास नहीं दुनिया में प्रोडक्ट। लेकिन हमारे गुरुदेव जी के शब्द याद आए कि भाई, गाय और किसान दुखी होंगे ना तो देश कभी खुश नहीं होगा। तो हमने बैठ के चिंतन किया कि इससे कितना फायदा देश का होगा भविष्य में, अगर अच्छे से इसका पालन किया तो हर साल का देश का खर्चा है यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड और सभी मिला के, माइक्रो न्यूट्रिशन मिला के 15 लाख करोड़ के आजू बाजू किसान और सरकार की जेब में से कंपनियों में जाता है। उसमें से 70% से ज्यादा पैसा विदेश जाता है। आज भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर गई, लेकिन ये किसानों के हर जेब में से विदेश में पैसा जाता है। तो ये सारा पैसा बचेगा। दूसरा, जमीन बचेगी, गाय बचेगी, स्वास्थ्य बचेगा,
और सब जीवाणु से लेके प्रकृति बच सकती है। अगर ये सब कुछ होता है ना, तो हमने मिलके इसका एक विल बना दिया है कि हमारी अगली पीढ़ी का भी इस प्रोडक्ट के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के सभी किसान धरती माता और गौ माता को समर्पित, ये निशुल्क देना, निशुल्क सिखाना, निशुल्क कार्य करना, ये सारी प्रक्रिया है इसलिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपका सहयोग चाहिए। जैसे हम फ्री देते हैं ना, तो जैसे वो किसान ने कैसे 10,000 लोगों को बदला, किसी ने 1,000 लोगों को बदला, ऐसे में आपको एक विनती करूंगा कि आपको परिणाम मिला तो कम से कम 100 लोगों को आप देंगे फ्री और सिखाएंगे, करेंगे। सबसे पहला किसको देंगे कि आपको नहीं पसंद है उस व्यक्ति को काम है ना। क्यों, आपका हृदय विशाल बनाना है, आपके केंद्र में धरती माता और गौ माता होनी चाहिए। किसको जो सोचना है सोचो, हम उसका भला ही सोचेंगे। और दूसरा काम क्या करना है कि बाजू वाला किसान मानेगा नहीं जल्दी, आपको पागल समझेगा जब ऑर्गेनिक खेती की बातें करेंगे, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए क्या करना है पता है कि बाजू वाले की किसान के इतना पोर्शन छोटा सा दत्तक ले, जब आपका खाद डालते हैं उसमें डाल के आ जाओ, जब आप स्प्रे करते हैं उसका स्प्रे करके आ जाओ। बाजू वाले के खेत में छोटा सा 20 बाई 20 फुट का प्रयोग करके उनके कपास देखेगा तो फिर मानेगा कि नहीं। तो हमें समाज सेवा अपने आजू बाजू से ही शुरू कर देनी है। कोई विदेशी कंपनी भारत का भला करने वाली किसानों की नहीं है। किसान की मदद करके खड़ा हो जाए, ये विनती है मेरी। कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे स्पेशल नहीं करेगी, सब उनकी अलग अलग डिमांडें रहती है। तो इसीलिए हम लोग मिलके कार्य करना है। ये किसान, उनके पिताजी ने भी आत्महत्या करी थी, 38 एकड़ जीरो हो गई थी, फिर भी उसने देशी गाय को बचा के रखा, गौड़ों को, और धीरे धीरे गौ कृपा से खेती की, दूसरा काम किया, 6 एकड़ जमीन बना दी उन्होंने, और बहुत अच्छे से आज गौ की, वहां की देशी गाय गोबर के लिए 60 से ज्यादा गौ माता की सेवा कर रहा है। अगर ये किसान जमीन छोड़ के नहीं भागा है, ये किसान गाय को छोड़ के नहीं भागा है, वापिस स्वाभिमान से खड़ा हुआ है सही दिशा समझ के, तो मेरी विनती है कि आप भी जमीन बेचना नहीं, गाय बेचना नहीं, स्वाभिमान से खड़े हो जाइए। आप उत्तम काम कर रहे हो, आप उगा रहे हो, तभी शहर वाले खा रहे हैं। कोई मतलब ऐसा कह सकता हो कि कोई दूसरा कुछ खा पाएंगे क्या? आप रियल प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, स्वाभिमान से खड़ा होना, आर्थिक रूपा, दोनों तरीके से, तो अपने आप सारा चीज प्रक्रिया होगा। ये किसान आए, उनके पास गिर गाय थी, बोले गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में गिर गाय दे दो, आपके जैसा और सेवा बढ़ाएंगे, और भी चाहिए मुझे। मैंने बोला नहीं, वहां की नस्ल ने आपको हजारों साल पाला है, ये डांगी नस्ल है उनकी। मैंने बोला उसको पालन करो। बोले हमारी इतनी छोटी है, 1.5 लीटर दिन का दूध देती है, इकोनॉमी कैसे होगी? हमने बोला देखो, इसमें गोबर मेन प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें आपकी गाय का भी दूध बढ़ सकता है। बोले हो सकता है क्या? मैंने बोला उसी गाय का बढ़ेगा एक ही साल में। तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, प्रशांत भाई है, संगम ने महाराष्ट्र से, उन्होंने डांगी गाय ली 1.5 लीटर वाली, सारी की सारी एक ही साल में 4 लीटर पे चली गई, वही की वही गाय, अपनी पद्धति से रखा उन्होंने, खाना हमारी पद्धति से दिया। तो एक गिर के खाने में 3 डांगी पल गई, 3 का मिलकर 12 लीटर दूध हो गया। पूरे गुजरात में गिर के एवरेज 8 से 10 लीटर, उससे भी आगे चली गई। गिर को आंचल के रोग बहुत है, मस्टेटाइज उसको नहीं है। गिर को प्रोलेप्स का केस बहुत है, गर्भाशय बाहर निकल जाने की दिक्कत इनको नहीं है। कितना भी बारिश होता है, ये गाय पहाड़ में चढ़ के खा लेती है, अच्छे से मैनेज हो जाती है। तो ऐसी हमने 20 नस्लों पे, लाल कंदारी भी क्या, वो भी अच्छी है, दूसरी गई वहां पर भी वो भी अच्छी है। सभी भारत की देशी माताएं अच्छी है, काले माथे वाले मनुष्य में कमी है। मेरी विनती है, छोटा वीडियो देख करके कोई भी आंख बंद करके भागना नहीं गिर के पीछे, ठीक है ना। मेरी विनती है कि स्थानीय नस्ल को ही आप सम्मान दे करके लाएंगे आज से। और इसी बंधु को मैंने बोला कि आप खेती को मुख्य प्रोडक्ट बनाइए, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाइए। तो दुनिया की 2 सबसे जटिल फसल उन्होंने, अंगूर और दाढ़ी, ये दोनों फसल उन्होंने की। उनके फोटो आए लेटेस्ट, आप देखिए किस प्रकार के परिणाम, बड़ा मुनाफा करते हैं। और आज उनकी डांगी कोई 8 लीटर पे चली गई है, गवर्नमेंट उनके पास से अभी सीखने के लिए आ रही है। तो हमें यह समझना है कि हम इतना श्रेष्ठ काम करें कि वैज्ञानिकों को आपके खेत पे आना पड़े, ठीक है ना। उतना क्षमता आप डेवलप कर देना है। ये राजेश टिकार जी जो 10,000 से ज्यादा किसानों को बदल चुके हैं। ये आउट ऑफ लिंक में जो मिर्ची एक्सपोर्ट होती थी, वहां पे गुंटूर में दिक्कत थी, तो उसमें रेसिड्यूज बहुत ज्यादा आते थे, प्रोडक्शन कम आता था। जो अपनी पद्धति फॉलो करके फिर ये मिर्ची का रिजल्ट है, और अभी अच्छे से उपयोग कर रहे। और ऐसे ही उनके वीडियो से और ना एक बहुत अच्छा अनुभव था। वी हैड अ प्रोजेक्ट करनूल में। वो प्रोजेक्ट में था कि हम वी हैड टू सप्लाई चिलीज टू नेदरलैंड्स, ऐसा एक्सपोर्ट का था। तो उस समय बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स इन 2020
एक्सटेंडेड रेनफॉल और अक्टूबर तक बारिश होने के कारण आप सबको पता है कि रेड चिली के लिए ये सब ना इट्स नॉट अ कंडीसिव वेदर। तो बहुत सारे फार्मर्स जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे थे जो केमिकल्स के साथ, उनका तो सारा नष्ट हो गया एंड इट कुड नॉट बी रिट्रीव्ड ये बारिश की वजह से। और दूसरा नेचुरल जो कर रहे थे उनका भी हाल कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि चिलीज के लिए तो एक्सटेंडेड ना मानसून इज नॉट ऑफ गुड यूज। उस समय हम लोग बहुत ट्रायल्स करे बचाने का, क्योंकि हमको एक कमिटमेंट है ना 130 टन वी हैड टू सेंड दैट पर्टिकुलर ईयर। तो तब क्या हुआ, हम गो कृपा अमृतम लेकर आए और क्लाइमेट इट्स अ क्लाइमेट रेसिलिएंट एफर्ट इट वाज, वी कुड सरमाउंट दैट प्रॉब्लम जो क्लाइमेट की वजह से हो रहा था। और दूसरी बात है पेस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सके, दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। और तीसरी बात क्या है, यील्ड बहुत बढ़िया आया। और जो ना पेपर बनाए और हम वी हैड टू शेयर विद एनसीओएफ आल्सो अबाउट गोपाल भाई, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू गोपाल भाई। ये हमारे नजदीक गांव है 60 किलोमीटर पे, गढ़ड़िया गांव है बोटाद के पास में। उनका गेहूं है, ये 40 विदेशी गाय रखते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके इस बात को समझा और अभी गोबर को मुख्य प्रोडक्ट देसी गाय में समझा, तो अभी 15 से ज्यादा फसल में काम कर रहे हैं। उनकी गेहूं की हेल्थ देखिए, उनके बाजरे की हेल्थ देखिए कैसी है। तो अभी बहुत भावपूर्वक काम कर रहे हैं और 40 से ज्यादा अभी देशी गाय होगी उनकी विदेश की जगह पे। तो ये क्षमता भी किसान कर सकता है। ये आप गेहूं देख सकते गोंडल के साइड का किसान का, ये आप देख सकते यूपी के अंदर, ये धान के अंदर परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हरियाणा के महाराज जी है और हरियाणा का गन्ने का फुटाव और वो सब देख सकते किस प्रकार का फुटाव वगैरह। तो ये यमुनानगर एक गन्ने का गढ़ है। अच्छा, यमुनानगर को बोलते हैं यमुना नदी के किनारे जी। और यहाँ यमुना नदी के किनारे जहाँ जहाँ जमीनें हैं वहाँ गन्ना जाता था। अच्छा, लकड़ी और गन्ना जी। तो हमारा गौशाला का जो गन्ना है, जो इस समिति के द्वारा हमने गन्ना तैयार किया, इस गन्ने का जिले में मुकाबला है जी, कम खर्चे पे और इतनी बड़ी प्रोडक्शन गन्ने की। मुंडा गन्ना हमारे यहाँ 150 से 200 क्विंटल पे सिमट जाता है बड़े से बड़े किसान का जी। वो ज्यादा टॉप क्वालिटी किसान है जिसने ज्यादा ही मेहनत करती है, वो 300 क्विंटल 250 300। हमारा मुंडा जो गन्ना है 500 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमारे पास अभी मौजूद चल रही है। और जो लवेरा है, जो फर्स्ट वैरायटी बोलते हैं पहली बार, वो 700 से 750 करीब हमारा अनुमान है। इससे बढ़िया पैदावार हमारे जिले में, हमारे गाँव में कम से कम 5000 किसानों को हरियाणा प्रदेश में गो कृपा अमृतम का फटाव आवंटित किया। उसके बावजूद मेरे संज्ञान में कम से कम 200 किसान ऐसे हैं, चाहे वो 2 कनाल खेती कर रहे हैं, चाहे वो खाने की सब्जी भी कर रहे हैं, बिल्कुल वो काम शुरू हो चुका है, इसकी परिणाम आने शुरू हो गए। लेकिन उनके गन्ने आप देखिए कैसे जमा हुए हैं इसकी। तो सीधा केमिकल से जो गन्ना करते हैं ना, उसकी जगह पे इन्होंने सीधा डबल से ज्यादा उत्पादन लिया है। हमने जितने भी फोटो दिखाए वहां पे जाकर के उन किसानों से आप मिल सकते हैं, उनकी मिट्टी का अनुभूति कर सकते हैं, उनकी फसलों का डेटा ले सकते हैं। तो कोई भी हवा हवाई बातें नहीं करनी है, ऐसी मेरी विनती है आप सभी को भी। ये सिद्धेश जी है, उनका कपास देखिए किस लेवल। उनके पास गोबर नहीं था तो 5 लाख का गोबर खरीदा पहली सीजन में। तो 5 लाख का गोबर खरीद के इन्होंने परिणाम लिया, तो उनके कपास देखिए सीधा पहली सीजन में डबल प्रोडक्शन निकला। और उनके कपास के बीज के अंदर तेल की परसेंटेज भी बदल गई। मूंगफली के अंदर जनरली 50 किलो पे एक डिब्बा निकलता है 15 लीटर का, उसकी जगह पे काफी जगह पे 40 लीटर पे निकलने लगा। उत्पादन तो बढ़ा है, तेल भी परसेंटेज बढ़ा और गुणवत्ता और स्वाद भी बदल गई। तो ये सारी प्रक्रिया हम सहजता से इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये मौसम्बी के अंदर आप परिणाम देख सकते हैं। मौसम्बी संतरा के एरिया के अंदर ये गौ कृपा अमृतम से इन्होंने प्रयोग किए हुए अलग अलग जगह पे। ये देखिए लेफ्ट साइड में गाय के घास चारे में गौ कृपा डाला है और राइट साइड में नहीं डाला है, तो दोनों का फर्क दिख रहा है। तो सीधा 3 गुना प्रोडक्शन का फर्क है। ये भरूच के किसान है, 10 गाय रख पाते थे, अभी 80 गाय की वो सेवा कर पा रहे, क्योंकि उनका खर्चा कम हो गया घास से और बहुत सरलता से प्रक्रिया हो गया। ये भरूच के साइड का केले की आप साइज देख सकते हैं, 50-50 किलो तक की लूमें वहां पे आई हुई है। ये भी महाराष्ट्र के किसान है। ये आदिवासी बंधु है, इनकी राजापुरी आम 500 ग्राम आती थी, सूरत के पास है, तो 1.5 किलो तक हो गई और उनको काफी अवार्ड मिले। और इन्होंने कम से कम 2000 आदिवासी बंधुओं को गौ कृपा अमृतम बांटा और उनके बंधु, उनके घर पे परिवार, उनका बेटा दोनों अभी वो शहर नहीं जाना चाहते। इस साल उन्होंने जमीन भाड़े पे ली और 6.5 लाख का गोबर खरीद के प्रयोग करने का शुरू कर दिया। तो ये आदिवासी बंधु में इतनी क्षमता गौ माता के द्वारा आ चुके और 25 से ज्यादा गौ माता की सेवा खुद कर रहे और लोगों को प्रेरणा दे रहे। ये
उनके बेटे हैं और वहां की ये गाय है और ये हमारा नंदी वहां पे सेवा में है। और वहां की एक छोटी वाली नस्ल है, उनकी एक अलग से ब्रीडिंग करते हैं। तो गिर और वहां की छोटी नस्ल दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग चलाते हो। ये कोकण क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र में जहां पे बड़ा बारिश के अंदर मिट्टी धुल जाती है, वहां पे इस किसान ने कई प्रकार की फसलें ली हुई है। और अभी वहां की यूनिवर्सिटी वाले भी वहां पे देखने के लिए रूटीन जाते। तो एक ही किसान कितनी फसल, ये काजू से लेकर के सब में हमने प्रयोग किए वहां पे। तो वहां पे फणस है, काजू है, सभी फसलों के अंदर बहुत सुंदर परिणाम है। ये आप देख सकते हैं कि मूंगफली के अंदर नॉट्स देख सकते हैं। और ये बंधु ने मूंगफली और कपास सबसे लेकर के लगभग 1.5 लाख रुपया पर एकड़ प्रॉफिट निकाला है। ये आत्मा के अधिकारी भी है, किसानों को सिखाते हैं और खुद प्रयोग करते करते इतना प्रॉफिट भी करते हैं। तो ये एक आदर्श युवा है कि जिनसे हमें बहुत सीखना चाहिए। ये मिर्ची के अंदर उत्तर गुजरात का किसान है, पूरा मिर्ची बगड़ चुका था, फिर ये डालने के बाद इतना मिर्ची बैठा हुआ है। तो पूरी फसल जाने के बाद इतनी रिवाइव हो सकती है। तो ये गाय के ऊपर अच्छे से काम किया। ये देखिए, ये आम के अंदर फ्लावरिंग देख सकते हैं। कच्छ का किसान है, 1200 टीडीएस के ऊपर आम नहीं उगता है, तो कच्छ में 1800 टीडीएस में आम उगा। और कुछ जगह पे 3500 टीडीएस में हमने 1500 से ज्यादा फसल पे काम किया। तो हर कोई पानी, खाली, चिकनी, रेतीली, हर कोई मिट्टी में काम होता है जब गौ माता का गोबर और गौ कृपा जाता है। इनका फ्लावरिंग देख सकते हैं आम में कितना बैठा है। और साथ साथ में इन्होंने देखिए 45,000 लीटर का गौ कृपा का टैंक बनाया। तो 200 लीटर मैंने बताया वो पहले सैंपल है, फिर इसने पूरा ऑटोमाइजेशन पे ले लिया है। तो इस प्रकार ऐसे किसानों से ये भी सीखना चाहिए कि अभी लेबर की दिक्कत है, तो हमें थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण चीज का स्वीकार करना चाहिए जो किसानों के लाभ में है। उसी प्रकार उन्होंने शक्करकंद करते हैं, शक्करिया बोलते हैं हम लोग गुजराती में। तो 200, 300, 400 ग्राम के आते थे, वो 4 किलो के एवरेज के हो गए। और एक शक्करकंद को ज्यादा पिलाया था, वो 10 किलो का हो गया था। न्यूज़पेपर में आया था उसका ये पूरा है। तो 5-10 शक्करकंद हमारा सबका सब्जी एक साथ में बना देगा नहीं। ये सबसे ज्यादा आत्महत्या भारत में होती उस क्षेत्र का किसान है। पहली बार डाला गोपाल भाई, ठीक ठाक परिणाम मिला। मैंने बोला कितना डाला बताइए जरा सब चीज। तो 10-20% ही प्रोटोकॉल फॉलो किया था। मैंने बोला मेरी विनती है, छोटा करो, ठीक करो। फिर दूसरी फसल में उनका फोन आया और फोटो भेजा। ये बोले देखिए गोपाल भाई, ये मेरी तुवेर है और ये जवारी है, सीधा केमिकल से डबल उत्पादन पहली सीजन में आ गया। तो ये बंधु ने कम से कम 30,000 से ज्यादा बोतलें बांटी है, क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत है। और वहां की यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर, यूनिवर्सिटी वाले वहां पे देखने गए उनके वहां पे, क्योंकि उन्होंने तरबूज उगाए। तो तरबूज के अंदर कंपनी ने बोला था 3 से 4 किलो मैक्सिमम जाएगा तरबूज, हाइब्रिड वेराइटी थी। वो वाली वेराइटी 10 किलो पे चली गई। तो कंपनी वाले और यूनिवर्सिटी वाले देखने गए कि स्वाद भी मीठा हो गया और साइज भी बदल चुकी है। तो ऐसे किसान है कि जो हजारों किसानों की जिंदगी बदल चुके हैं। तो हम भी आजू बाजू यही प्रक्रिया करेंगे, अलग अलग फसलों में काम करेंगे। ये प्याज का किसान है, जो सफेद प्याज होता है उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये प्याज एक्सपोर्ट होने वाला एरिया है। तो वहां से 3,000 से ज्यादा किसान इसको फॉलो कर रहे हैं। एक एपीएमसी मार्केट में से जो प्याज एक्सपोर्ट हुआ था, वहां पे रेसिड्यू ज्यादा निकले अरेबियन कंट्री में, तो डंप करने के पैसे देने पड़े। तो पैसा तो नहीं मिला प्याज का, लेकिन लॉस गया। फिर ये किसान उनके चेयरमैन के पास गया, बोले ये शिविर कराइए, मैंने इसका प्रयोग किया, बहुत अच्छा है। फिर अपनी शिविर हुई और अभी 3,000 से ज्यादा किसान वो प्याज के अंदर अपना प्रयोग कर रहे हैं वहां पे। ये आप देख सकते हैं, सबसे जटिल फसल है, हर 3 दिन में पेस्टिसाइड लगने वाली वेराइटी है। तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तर गुजरात का दहेगाम के साइड का तेनपुर के किसान है प्रवीण भाई। तो उनका फसल देख सकते किस लेवल का है। और प्रवीण भाई के साथ में ये शशिकांत भाई है, उन्होंने आलू के अंदर परिणाम लिया। आलू बहुत जटिल फसल है, ये 30 साल केमिकल डालने के बाद पहली सीजन का आलू का फोटो है। कहीं पे आपको कमी दिख रही है क्या? तो इसी प्रकार इनको अवार्ड भी मिला। और अभी गाय को वंदन करके खेत में जाते, पिछले साल का कपास का फोटो, कपास की भी आप हेल्थ देख सकते हैं। तो कोई भी फसल के अंदर बहुत सरलता से आप स्विच ओवर हो सकती है। भिंडी, तो भिंडी के अंदर एक पौधे पे जनरली 30 भिंडी आती है हाइब्रिड के अंदर। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने भिंडी उगाई, उसका फोटो है। तो हमारे पास देसी भिंडी की एक वैरायटी है और इसके अंदर गौकृपा और गोबर डाला तो भिंडी की डालियां फूटी। और एक भिंडी पे एवरेज हम 110 भिंडी कम से कम ले रहे हैं। तो केमिकल से हर 3 दिन में भिंडी पे पेस्टिसाइड डालते। सूरत के पास 80,000 का खाली खर्चा है पेस्टिसाइड्स का भिंडी में पर एकड़ का। तो ये जीरो खर्चे में केमिकल से डबल और ट्रिपल उत्पादन भी ले पा रहे हैं हम लोग। तो ये भिंडी के बीज भी मैं आपको दूंगा। देखिए मैंने पालक का बताया, भिंडी बताया, जो भी देसी बीज ऐसे हैं जो हाइब्रिड से ज्यादा उत्पादन वाले हैं, तो हमें एक दूसरे को निःशुल्क बांटने हैं। हम आपको भिंडी देंगे, आप दूसरों को भेजना।
तो वो किसान को भविष्य में खरीदना पड़ेगा क्या कोई कंपनी से? तो नहीं। तो जो हाइब्रिड से ज्यादा उत्पादन वाले बीज आपके ध्यान में आए तो मुझे देना, मैं सीखूंगा, मैं प्रयोग करूंगा, हम भी बांटेंगे। हम आपको जो देंगे आप और बांटेंगे। पालक है तो 2 फीट ऊंचा पालक होने वाला वेराइटी, तो हम आपको आगे लेके जाएंगे। तो उस प्रकार एक दूसरे को अच्छी चीज बांट के आगे लेके जाना। ये कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज साहब है, उनके 2 से 3 किलो के तरबूज आते थे, वो 9 से 10 किलो के हो गए। तो उन्होंने लगभग 2-2 हजार किसान की शिविर हमारी कराई थी। ये अभी अलग अलग, ये देखिए किसान की शिविर ले रहा है। जो अनार वाला मैंने किसान बताया था ना, वो ये किसान है और अच्छे से दूसरे किसानों को सिखा रहा है, वहां की महिलाओं को सिखा रहा है। और आप ये आचार्य है, टीचर है, तो उसने गन्ने के अंदर उत्पादन डबल मिल गया। वो खेती भी करते हैं और टीचर भी है स्कूल में। तो दूसरे ही दिन उन्होंने क्लासरूम में जाके शुरू कर दिया बच्चों को अभी से सिखाना खेती। तो मेरी विनती है आप सभी को कि आपके बच्चे गाय और खेती के अंदर रमने चाहिए। मैं खाली बातें नहीं कर रहा हूँ। आप जिस गुरुकुल में बैठे हैं ना, हमारे बच्चे हर रोज खेती करते हैं, हर रोज गाय की सेवा करते हैं। एवं मेरे बच्चों से इस गुरुकुल की शुरुआत करी थी। मेरे भाई की बेटी अभी 5 से 7 गाय आराम से दोती। मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय आराम से दोते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्थ भाई किधर है? हाँ, ये पार्थ भाई कितनी गाय दो सकते हैं आप? 12 से 15 गाय। सूरत के विद्यार्थी है और 12 से 15 गाय। एक धन्यवाद। एक ग्वाले को शर्म आ जाए ना, इस गुणवत्ता का वो क्वालिटी काम कर सकते हैं। और ये संस्कृत में भी बहुत आगे, ये नाड़ी में भी बहुत आगे। नाड़ी देख के बोल देंगे कि L4 में पेनी की कहां है, ठीक है ना। तो ये सभी विषय में आगे होते हुए भी उन्होंने गाय और धरती माता को इतना सम्मान दिया। तो आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि गौ माता का काम करना, खेती करना, गोबर उठाना वो गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है, ठीक है ना। वो बचपन से उनको सही प्रोडक्शन आपको समझ में होना चाहिए सब चीज। ये अभी अलग अलग फसलें, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। ये अलग अलग किसान है। ये धान के अंदर अगर आपने SRI पद्धति करी तो खाली 1.5 किलो धान के बीज के अंदर हो जाएगा, नहीं तो 20 किलो धान के बीज चाहते हैं। तो कम खर्चा, धान की साइज बदलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और खर्चा बचेगा। उसी प्रकार मैं ये पीछे छूट गया था, ये कन्नड़ में शिविर ले रहे, तो वहां की कृषि यूनिवर्सिटी वाले सब देखने गए, वहां के कलेक्टर देखने गए और खराई करी। और अभी कन्नड़ में वो सारी सत्र लेते हैं। और उनका ये देसी पपीता है, आप देख सकते हैं, ये देसी पपीता है उनका। और पपीते के अंदर प्रोडक्शन देख सकते हैं। तो स्वाद भी बदल जाता है और गुणवत्ता भी बदल जाती है। उसी प्रकार ये साउथ में है, दक्षिण भारत में अलग अलग किसान है जो वहां पे रिसर्च होते हैं, अलग अलग काला चावल, दूसरे चावल, उसमें भी काम करते हैं। ये हिमाचल के अंदर एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट RK सिन्हा साहब, उन्होंने ब्रोकली से लेकर के सारी गौ कृपा अमृतम से प्रोडक्शन लिए हुए। और एक वहां पे कुल्लू में सेब में खेती करता है, तो गौ कृपा अमृतम जम के बर्फ बन जाता है। वापिस वो गर्मी के सीजन में करके वापिस करते हैं। तो हर कोई मिट्टी कहीं पर भी, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम बंगाल में लगभग 8,000 से ज्यादा किसान उपयोग कर रहे। तो हर कोई मिट्टी, हर कोई फसल के अंदर इसके परिणाम है, तो कभी भी वो चिंता का विषय नहीं है। ये यूपी के अंदर गन्ने के अंदर परिणाम आप देख सकते हैं। उसी प्रकार नारियल के अंदर है। उसी प्रकार ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अमरूद की फसल है और अमरूद के पेड़ सूखते थे, नेमेटोड से लेकर के सारी दिक्कतें आपको सबको पता होगा। तो इन्होंने 6 एजेंसी बदल दी, कोई समाधान नहीं। ये सारे पेड़ ऐसे सूख रहे थे और निकाल देने वाले थे। बाजू वाले किसान यहाँ से बोटाद में ये खेड़ूत, बाजू वाले ने बोला अफ्रीका है, डाल के देखना जरा। तो उन्होंने डाला और 15 दिन में पूरी फसल एक्टिवेट हो गई। क्यों हुआ? तो आपको जमीन के नीचे का फंगस दिखेगा क्या कभी? है नहीं दिखेगा। तो हर पानी के साथ जब बैक्टीरिया गया है ना, तो नीचे के नए काम के शत्रु जीवाणु को सप्रेस फॉर्म में डाल देगा और मित्र जीवाणु को बढ़ाएगा। तो नीचे अपने आप कॉलोनी अच्छी रहेगी, मूल अच्छे होंगे, तो अपने आप काम होगा। तो हर बार पानी के साथ जब गौ कृपा जाएगा और ये प्रक्रिया होगी, पत्ते के ऊपर जाए तो पत्ते के ऊपर भी नहीं दिखने वाला फंगस कम हो जाएगा। तो पत्ते का प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया अच्छा होगा और नीचे से गोबर को अच्छे से खिलाएगा तो पौधा अंदर से मजबूत होगा। तो सभी प्रक्रिया से हमें काम करना है। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? रोग आए नहीं वो स्थिति निर्माण करना। तो इसके अंदर यही प्रक्रिया हो जाएगी और आएगा तो भी बहुत सरलता से हम लोग इसमें से निकल सकते। उसके बाद में उनका अमरूद बैठा था, तो अमरूद के अंदर और अभी क्या एक समस्या है, आम से लेकर सब में फ्लावरिंग बैठते, फ्रूटिंग बैठते, फिर गिर जाते हैं ज्यादा। तो जब अंदर से पोषण मिलेगा तो फल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, तो पौधा अंदर से मजबूत हो जाएगा। तो ये सारी सरल प्रक्रिया आपके पास ही हो जाएगी।
ये समंदर किनारे भावनगर के एरिया में इन्होंने घोघा के पास ये उगाया हुआ है। तो बाजरा 2-2 फीट डुंडी बड़ी होती है उसकी, वो वैरायटी देसी बीज बहुत अच्छे से प्रिजर्व करते हैं। मेरे मित्र हैं आमिर भाई, और ये एरंडा के अंदर, और ये कुछ किसान है कि जो दिल से वॉलेंटरली सेवा कर रही है। ये पूरा प्रकल्प कैसे चलता है पूरे भारत भर में, बहुत अच्छे से सेवा। जैसे ये बंधु है, इन्होंने अपने माता जी के देहांत में शोक सभा में किसानों की शिविर रखी और वहां की मातृभाषा में बांटा ये गौ कृपामृतम सिखा के। कितना भाव जगा होगा, और कितना उन्होंने दिल में किसानों की सेवा और धरती माता का सोचा होगा। इसमें अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में बोतलें बांटी गौ कृपा की, कितना भाव जगा होगा। कहाँ किसान को याद रखा। देखिए, मैं हंसते हंसते हमेशा कहता हूं कि आप किसी के घर पे बैठने जाते हो ना, तो गौ कृपा की बोतल लेके जाओ दूसरा किसान के। कोई घर पे किसान आपके बैठने आया, ये बोतल आप उसको दे दो। दूसरी बोतलों का व्यवहार चालू हुआ है वो बंद करने के से। देखो, कोई माता बहन बेटी को यहाँ पे तंबाकू का डूचा लगा के जाएंगे या लथड़िया खा के जाएंगे तो उनको पसंद आएगा क्या? हमारे घर में ही उनकी नजरों में हम गिर जाएंगे। मेरी विनती है, सच्चे भारतीय किसान बनना है, सात्विक तरीके से स्वाभिमान से खड़े होना है। बनाने के लिए देखो, भगवान ने लाखों चीज खाने के लिए बनाई है, लाखों चीज पीने के लिए बनाई, एक तो चीज ही नहीं काम की क्यों? और कुछ लोगों के सच्ची समस्या भी होती है। कोई लोग बोलते हैं कि हमको तलब लगती है, वो नहीं लेंगे तो बाथरूम भी नहीं साफ होता है, हमको ये होता है, नहीं छूटता है, माथा चढ़ता है, दुखता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे जो भी कोई बोलते हैं उनके लिए भी अपने पास समाधान है। क्या करना है, अदरक की स्लाइस बना देना है, आदू की, उसको सेंधा नमक और नींबू निचोड़ के सुखा देना है। जब भी तलब लगे मुंह में लेके चूसो, तलब नहीं लगेगी, काम हो जाएगा। तो जो कोई समस्या वाले उनको ये समाधान आप लेके जाना ठीक है ना। तो क्या है कि हमारे बच्चों के लिए आप जैसे लोग ही आदर्श बनने चाहिए। उनके आदर्श वो फिल्मी हीरो चरित्रहीन लोग नहीं होने चाहिए। आप किसानी करते हो, आप अच्छा काम करते हो, उनके आदर्श राजीव दीक्षित जी जैसे लोग होने चाहिए, उनके आदर्श शिवाजी महाराज होने चाहिए, उनके आदर्श महाराणा प्रताप होने चाहिए, उनके आदर्श आज जो भी देश के लिए काम कर रहे वो लोग आदर्श होने चाहिए। आपके बच्चों को हर रोज एक अच्छी कहानी सुनाइए, आदर्शता के साथ जोड़िए, तो अपने आप सारा काम काज ठीक चलेगा। और मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहूंगा कि आपके बच्चों के सही हीरो आप बन के दिखाओ, बाकी कोई कुछ नहीं। और आप मानेंगे, जब आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आपके साथ कितना कनेक्शन होता है, वो आपको बहुत कुछ मानते हैं। तो आपकी महिला आपके बच्चों के सामने आपको ही वीरता से खड़ा हो जाना है और काम करके दिखाना है। समाज में आपकी काम की सुगंध आनी चाहिए। किसी को जो बोलना है बोलने दो ना, मैं काम करके दिखाऊंगा। किसी को बुरा सोचना है सोचने दो ना, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सब ठीक चलेगा कि नहीं। तो ऐसे प्रकार से हम लोग बच्चों को बचपन से घड़ाई करना है। ये हमने एक पुस्तक तैयार करी है कि सरल 5 चरणों में कृषि कैसे करना, नंदी कैसे सिलेक्ट करना, गाय कैसे सिलेक्ट करना, फिर नक्षत्र के हिसाब से कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, उनके पत्ते और फलों से गायों का इलाज कैसे करना। एक रोग हमने 10 इलाज लिखे। मनुष्य में प्रकृति अलग होती है तो अलग अलग औषधि लगती, इसी प्रकार हमने इसमें भी जोड़ा है कि अलग अलग औषधि को कैसे इलाज करना। आपके रसोई घर और खेत के किनारे से आपके समाधान हो जाने चाहिए। जैसे बहनों को मासिक धर्म में बहुत बड़ा प्रश्न है गांव में, अलग अलग राज्यों में मैंने देखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बता दें कि दूर्वा जो गणेश भगवान को माथे पे चढ़ती है ना, वो 200 ग्राम ले लो, 200 ग्राम पानी लेके मिक्सी में चटनी करके कपड़ा छान करके पीना है और 2 घंटा फिर खाना नहीं खाना है। तो कैसा भी प्रश्न है, बहुत अच्छे से 80% 90% रिलीफ 1 से 2 महीने में हो जाती है। तो ये खेत किनारे के समाधान है सारे। इसी के अंदर लिखा है कि घी कैसे बनाना, घी कैसे खाना, दूध कैसे खाना, ये सारी प्रक्रिया 52 औषधियों का हमने ब्रीफ किया है कि आजू बाजू की औषधि से आप और गौ माता दोनों ठीक कैसे रह सकते हैं। जैसे घी खाने की बात करता हूं तो मैं हर महीने 2 किलो घी खाता हूं, हर रोज मिठाई खाता हूं, हर रोज 1 लीटर कच्चा दूध पीता हूं, हर रोज लगभग 1.25 लीटर छाछ पीता हूं। ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे कि नहीं। तो घी खाने कैसा वो मैटर करता है बंधु, घी बनाना कैसा वो मैटर करता है। घी कैसे बनाना, तो बिलोने का घी होना चाहिए। अगर आपने घी मलाई का सेपरेट करके जमाया तो नुकसान करेगा, फैट जमा होंगे। तो कभी भी फ्रीज में मलाई जो जमा होती है उसका घी नहीं बनाना। दही जमा के जो बिलोना होता है और उसके अंदर भी दोनों तरफ
फिरने वाला, एक तरफ फिरने वाले में बहुत भेद नहीं करना, एक तरफ फिरने वाला भी हमने प्रयोग कर लिया, उसका भी घी अच्छा होता है, बिना कारण गलत खर्चों में नहीं जाना आप, लेकिन बिलोना होना चाहिए, वो जरूरी है। दूसरा कि बाहर मछली के तेल में से ओमेगा 3 ओमेगा 6 25 हजार रुपये लीटर कैप्सूल बिकती है, 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है ये, तो वो गाय को खाना अच्छा खिलाइए, उसके रेसिड्यू दूध घी में आते ही आते हैं। उसी प्रकार दूध खाने की सच्ची प्रक्रिया हमें पता नहीं है। जैसे दूध खाना है तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध ही खाना चाहिए। जैसे ही आप दूध को गर्म करते हैं 99% प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बदल जाते, प्रोटीन पाच्य नहीं रहता है, कैल्शियम अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता है, एंजाइम्स बॉडी के अंदर जो जरूरी है वो दूध के अंदर बहुत मात्रा में वो ऑलमोस्ट चले जाते हैं। लैक्टोफेरिन नाम का कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको आइसोलेट करके बड़े दामों में बेचती है, हजारों रुपए किलो जाता है वो नेचुरली दूध के अंदर है, वो जैसे ही गर्म करेंगे उड़ जाएगा काफी चीजें। तो विटामिन B12 आपको कच्चे दूध से मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको, दूध को अगर सही तरीके से खाया तो दूध को अकेले को ही संपूर्ण आहार बोला है आयुर्वेद में, और किसी को भी नहीं बोला है। और हमारे बीच में भगत सिंह भाई है माननीय, कहां गए भगत सिंह भाई? तो भगत सिंह भाई 8 साल से अनाज ग्रहण नहीं किए, कच्चे दूध के ऊपर ही है, बाहर गए तो फल बल लेते बट कच्चा दूध ही खाते हैं। भगत सिंह भाई एक हाथ करें, दर्शन आप जब बताएं, ये जीते जागते उदाहरण है हमारे। एक दादाजी को दिक्कत थी, डॉक्टर ने बोला ये रोग है, ये रोग, जिएंगे नहीं ज्यादा, तो दूध के ऊपर चले गए, 30 साल जिए तंदुरुस्त। एक मेरे मित्र है संजय भाई पटेल, 16 साल दूध के ऊपर रहे, उसका जब भी ब्लड टेस्ट को सभी चीज नॉर्मल आती थी। कहां से आया न्यूट्रिशन? तो कच्चे दूध से। तो दूध को गर्म करते ही काफी चीजें चली जाती। एक मैं और एग्जांपल देता हूं जो बनी हुई घटना, कि आप अगर समझ लीजिए कि आदिवासी बेल्ट में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है ना, वो रागी ही खा रहे, मिलेट से खा रहे, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी, फिर भी उनको दिक्कतें क्यों है? उसी के सामने आप ग्वाला और रबारी समाज की शादियों में जाइए, लड़के 6 फुट ऊंचे मिलेंगे 90%। मैं हाइट से नहीं मापूंगा, लेकिन क्षमता उनकी देखेंगे ना तो 100 साल में भी वो 5 गाय धो लेते काफी। उनकी महिलाएं भी बहुत तंदुरुस्त और काम करती है। उसको ड्राई फ्रूट स्वप्न में भी आएगा क्या? उन्होंने ड्राई फ्रूट नहीं खाया, फ्रूट नहीं खाया, सब्जी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने दुनिया के सारे न्यूट्रिशनिस्ट को फेल कर दिया। उसने 2 ही चीज खाया है, रोटला और दूध कच्चा। तो 2 चीज में से उसका 100 साल का जीवन तंदुरुस्त कैसे चला? तो आयुर्वेद ने बोला है कि खाना, तो अनजाने में उनसे आयुर्वेद का फॉलो हो गया। लेकिन दूध की खाने की पद्धति क्या है पता है? दूध को कोई फल के साथ नहीं जमेगा, खाली एक ही फल, मीठा आम। आम खट्टा है तो भी विरुद्धार हो जाएगा, तो सबके साथ विरुद्धार है। दूध को कोई सब्जी के साथ नहीं जमता है, खाली एक ही सब्जी, परवल, वो भी घी में बनी है, खटास नहीं डली है तो। और रोटी के अंदर भी सेंधा नमक डाला है तो ही जमेगा, सामुद्रिक नमक होगा तो विरुद्धार हो जाएगा। आप मुझे बताइए कितने घर पे ये फॉलो होता है? फिर दूध को बोलेंगे दूध ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। अरे दूध को खाने की आपको नहीं आती है, तो मैं विनती करता हूं कि अपभ्रंश हो चुका है। आज की पीढ़ी अगर पिज्जा और मिल्क शेक साथ में खाती है तो 100 साल बाद बोलेंगे मेरे बाप दादा खाते थे, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो मेरी विनती है, दूध को मैं सही खाने के तरीके से खाता हूं, मुझे दिक्कत नहीं आती है, पाच्य स्वरूप में सब चीज होनी चाहिए। तो मेरी विनती है, दूध को धीरे 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 बढ़ाइए। दूध को खाने की पद्धति मैंने पूरा पुस्तक में लिखा हुआ है, तंदुरुस्त गाय का खाइए। अभी 80 करोड़ भारत के लोगों को विटामिन B12 और काफी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, उसका कारण यही है, अनजाने में हमने विज्ञान का अतिरेक विदेश वाला अनुकरण कर लिया है। इसी प्रकार आपको घर पे नहाना है, धोना है, कैसे करना है, सारी प्रक्रिया लिखा है कि आपको सवेरे से शाम को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो हर 2 महीने के स्लॉट है, इस 2 महीने आप सब्जी एक ले लो तो 8-10 ऑप्शन है। 12 महीना मूली नहीं खा सकते हो, इसमें लिखा है हर 2 महीने ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना, तो सरल हो जाएगा। अर्जुन का पेड़ लगाइए आपके गांव में, अर्जुन के पेड़ को रात को मसल दीजिए कोई आपकी कटोरी में, खाली मसल के ऐसे ही, दूसरे दिन वो जेल बन जाएगा, उससे नहाइए, कौन से भी साबुन से अच्छा क्लीन हो जाता है। मैं 30 साल से साबुन शैम्पू उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं मुंबई रहता था तभी भी गोबर और अलग अलग पाउडर, ये आटे और ये अरीठा शिकाकाई सब मिला के नहाता था, आज भी नहाता, उल्टा अच्छा चलता है। जब साबुन लगाते हो तब ये पूरा छिद्र अंदर तक उतर हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, तो आप तेल लगाएंगे कैसे अंदर उतर जाता है। तो सब चीज आपके घर के आजू बाजू है। क्यों मैं ये बता रहा हूं? क्योंकि गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए। आप दाढ़ी बनाते हो ना, तो दाढ़ी बनाने के लिए आप दही लगा के करो, आपको शेविंग क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं। आप देखो कैसा होता है, चमकने लगेगा चेहरा।
तो ऐसे जो भी चीज है, गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए, शहर का गांव में आना चाहिए, गांव का शहर नहीं जाना चाहिए। ये खास ध्यान रखना है आपको। तो शहर वालों को कैसे भी करके जोड़ना इस प्रक्रिया में। और ये कुछ शिविर है, उसकी कुछ फोटो से हमने पिछले 6 सालों में 600 से ज्यादा शिविर करीब 22 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिट्टी, अलग अलग फसलें, तो 65 से ज्यादा फसलों के परिणाम है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि सभी फसल में मिला है, आज तक नहीं कोई जगह पे परिणाम मिला ऐसा एक भी जगह नहीं है। ये दिन रात यहाँ पे कुछ हिडन हीरो से बहुत दिन रात मेहनत करते, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी हम लोग गए, अलग अलग जगह पे किए। तो 65 से ज्यादा फसल, 10 प्रकार से ज्यादा मिट्टी, सभी प्रकार के पानी, सभी जगह पे अब तक परिणाम मिला है। तो मेरी विनती है कि इसको पहले छोटा सा प्रयोग करना, और दूसरा आपकी रोजनिशी बनाइए, एक छोटी डायरी बना लीजिए कि मुझे इतना गोबर डालना है, डाला क्या, सिग्नेचर, इतना गोबर डालना है, डाला क्या। होता क्या है पता है, आपके गांव में से जो शहर में गया ना, दिन रात मेहनत करता है, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, खुद काम कर रहा है, यूएस गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, काम करता है कि नहीं? सच बताना, आप खेत में उतना काम करते? आप खेत में उतना समय देते? आप खेत में उतना समय और काम करने लगो, आपको गांव में शहर से ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। बस एक एक जमीन, एक एक धरती माता, एक एक पौधे से, एक एक गौ माता से बात करना सीखो। आपने गौ माता देखा ना कि कितनी शांत है, क्यों? सबको नाम से बुलाया जाता है, सबको प्रेम देने की भावना, प्रयत्न करना है आपको। आपकी गौ माता के साथ जैसे ही बात करना शुरू करेंगे ना, नाम से बुलाना, 10 दिन का बच्चा भी नाम से आता है, तो आप भी प्रेम से बुलाइए, 10 दिन में वो रिकॉल करेगी। आंसू भी मैं देखता हूं, हमने गौशाला में हमारे मतलब आंसू भी 6-7 प्रकार के निकलते हैं। मतलब आपके गौ माता के आंख में कोई कचरा गया तो पानी के द्वारा निकल जाता है, अगर गर्मी ज्यादा है तो आंसू निकलता है, तो उसके सींग के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दो नारियल का, तो आंसू निकलना बंद हो जाएंगे। दुख है तो भी निकलेगा, उसको दर्द है कहीं लगा है तो भी निकलेगा। आप बाहर गांव गए, आप आए, अचानक मिले, आपको प्रेम करती, आंसू निकलेगा। एक मंत्रोच्चार करिए, परिक्रमा करिए, सहलाइए, आंसू निकलेगा। तो आपको जज करने को आना चाहिए कि कौन सा आंसू है, क्या है। तो गौ माता की जरूरत, प्रकृति की जरूरत, सबको समन्वय करना है। बस आखिर में ये सत्रों को हम लोग यहाँ पे पूरा करने का मैं प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मैं याद कर लेता हूँ हमेशा हर एक सत्र के साथ में कि कृष्ण भगवान और शिव जी दोनों ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया वेदों ने गौ माता को। कृष्ण भगवान को पूछा गया को आपको सबसे ज्यादा आनंद कब आया जिंदगी में, तो उन्होंने बताया कि मैं जब छोटा था, नंगे पैर गायों को चराने जाता था खुले पैर, गौ धोड़ी वेला जब मैं वापस आता था, तब वो मेरी पूज्या गायों के पवित्र पैरों से जो पवित्र गौ धोड़ी उड़ती थी, वो पूरी गौ धोड़ी से मैं नहा जाता था। वो जो आनंद आया वो कभी नहीं आया। तो भगवान ऐसा कह के तो मेरा कोई स्तर नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ कि इस बातें आपको तक पहुंचे। और शिव जी के हर एक मंदिर के बाद नंदी की मूर्ति मिलेगी आपको, है ना, उसके कान में और 2 सिंह के बीच में से बात करेंगे तभी पूर्ण होगा ना। तो वहां उतना सम्मान देंगे, और पूरे भारत में नंदी की हालत होगी तो शिव जी खुश होंगे क्या? तो दंभ में से बाहर निकला, हर घर पे शास्त्र भरे पड़े, लेकिन आचरण में क्या? तो पुस्तकें से लेकर के ज्ञान की पूरी परंपरा हमारे द्वारा ये चलनी चाहिए। तो भारत का मतलब ही ज्ञान में रत होता है, इसकी संधि छुट्टी करेंगे तो ज्ञान में रत था, इसीलिए हजारों साल श्रेष्ठ था। तो संकुचित कभी नहीं बनना है, विशाल हृदय का बनना है। प्रेम की भाषा पशु, पंखी, वनस्पति, मनुष्य सब कोई समझते हैं, उसको साथ में जोड़ना है। और वेदों में पूरे विश्व की माँ बोला है, तो उसकी आखिरी लाइन गा करके फिर अपन भोजन के बाद में गौ का सत्र चलेगा, और फिर मुख्य प्रश्नोत्तरी चलेगी, और उसके बाद में आखिर में किसी के संग बैठेंगे। तो एक बार सब पैर के ऊपर हाथ ऐसा रख सकते हैं, और आंख जिसको खुली बंद जैसे करना है, जैसे अनुकूल। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यार, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद,
हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो, गावो विश्वस्य मातरम्, गावो विश्वस्य मातरम्, गावो विश्वस्य मातरम्। मेरी वाणी से किसी को भी ठेस पहुंचे तो क्षमा करना। बस यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा दिख रहा है, हमारे गुरु गोविंद और गौ माता तीनों ने निमित्त बनाया। शायद बुरा है हमारा है, तो किसी की कोई अगता स्वागता व्यवस्था में कोई क्षति पहुंची हो तो क्षमा करना। और फिर भोजन का भी वो बताएंगे वैसे करना है, लेकिन 3 बार वंदे बोलेंगे, मातरम बोलेंगे जोर से, वंदे मातरम। ढीला आवाज नहीं चला, और जोर से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, गौ माता की। मेरी